एक अधिकारी होते हुए, एक डिप्टी कलेक्टर होते हुए, अगर मैं अपनी धार्मिक भावनाओं को, अपने मौलिक अधिकारों को, अपने ही घर के उद्घाटन में शामिल होने की अनुमति अगर मुझे नहीं मिल सकती है, तो यह संवैधानिक अधिकारों का हनन है। दोस्तों, आप लोगों ने एक बात सुनी होगी, द ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि जो भी पोजीशन आप लोगों को मिलती है यूपीएससी का एग्जाम निकालने के बाद में, उसके साथ में बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी यहां पर जुड़ी होती है। आप लोगों को याद होगा जून के महीने में इनके बारे में मैंने डिस्कस किया था, जो कि एक पर्टिकुलर एसडीएम थी, कहां से, ये मध्य प्रदेश से, ठीक है। तो इनका नाम नीसा, इनके द्वारा अपना इस्तीफा दे दिया गया था स्टेट गवर्नमेंट को, क्योंकि इनके घर का उद्घाटन था और उसमें इनको पार्टिसिपेट करने के लिए बेसिकली टाइम नहीं दिया गया, क्योंकि ड्यूटी कर रही थी उस टाइम पर, ठीक है। तो उस टाइम पर भी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था। तो अभी फिलहाल क्यों डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि आज ही के न्यूज़पेपर में यहां पर ये आर्टिकल है। ये क्या चाहती हैं, ये इलेक्शन लड़ना चाहती हैं। आप लोगों को पता है हमारे देश के अंदर में 5 राज्यों में इलेक्शन है। बताइए कौन कौन से हैं वो 5 राज्य? एक तो मैंने बता दिया, बाकी 4 कौन से हैं? अभी मध्य प्रदेश में इलेक्शन लड़ना चाहती हैं, और ये जो है गवर्नमेंट ने इनका रेजिग्नेशन जो एक्सेप्ट करना था, तो गवर्नमेंट ने अब तक इनका रेजिग्नेशन जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया है। तो ये बोल रही हैं कि इसके लिए मैं कोर्ट में जाऊंगी, और बेसिकली गवर्नमेंट के खिलाफ मोर्चा खोलकर ये बैठी हुई है। पर्टिकुलर मुद्दा यहां पर ये निकल कर आ रहा है कि जब यहां पर इनका रेजिग्नेशन आ रहा था, उस टाइम पर भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक साइड में है आपकी ड्यूटी, जो आप ड्यूटी निभा रहे हैं, और एक साइड में है आपके घर का उद्घाटन, ठीक है। तो यहां पर एक तरीके से अगर देखा जाए, तो यहां पर अगर आप लोगों से पूछूं कि एक साइड में आपके घर का उद्घाटन हो रहा है या फिर एक साइड में आपकी ड्यूटी है, तो कौन सी चीज आप लोग फॉलो करना यहां पर चाहेंगे ज्यादातर? मतलब एक तरीके से आपकी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, घर का उद्घाटन बहुत ही एक बड़ी चीज होती है जिंदगी में, इंसान एक बार ही मतलब लाइफ टाइम में कई बार घर बना पाता है, पर लेकिन उसी के साथ में आपकी ड्यूटी भी है, जो कि एक दूसरों के लिए आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी यहां पर दिखाती है। आप लोग देखिए, जैसे कि सचिन तेंदुलकर साहब के फादर साहब का एक तरीके से डेथ हो गई थी, तो बंदा जो है वो अपनी ड्यूटी को लेकर चल रहा है, वहां पर उनने सेंचुरी मारी। सेम कंडीशन आप लोगों ने विराट कोहली जी के साथ में सुनी होगी। तो सचिन तेंदुलकर जी का नाम ले लो, चाहे विराट कोहली का नाम ले लो, तो अगर कोई भी ऐसे इंसान को देखोगे, एपीजे अब्दुल कलाम सर ने तो साफ साफ बोला है कि डोंट पोल्यूट योर ड्यूटी। तो यहां पर एक तरीके से सबसे बड़ा मुझे लगता है कि एक इंसान का जो धर्म है वो है उसकी ड्यूटी। जैसे आप लोग एक विद्यार्थी हैं, तो आपकी ड्यूटी है पढ़ना। अगर आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हो, उसकी जगह कुछ और काम कर रहे हो, तो आप लोग कहीं ना कहीं अपनी ड्यूटी को पोल्यूट कर रहे हो, क्योंकि यही आपका धर्म है प्रेजेंट टाइम पर, यही आपका कर्म है, जो कि आप लोगों को एक ऐसी पोजीशन पर ले जाकर रखेगा कि आने वाली जो आप लोग की 60-70 साल की जो जिंदगी होगी, उसको आप लोग सही तरीके से एंजॉय कर पाओगे, और अपने परिवार को भी उस पर्टिकुलर दुविधा से निकाल पाओगे जो आज की डेट में वो जूझ रहे हैं। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती हैं, सारी ड्यूटी के साथ में कनेक्टेड होती हैं। तो अभी यहां पर फिलहाल से कंट्रोवर्सी हो गई है कि ये बेसिकली इलेक्शन लड़ना चाहते थे, इसलिए यहां पर इन्होंने मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के खिलाफ में यहां पर आरोप लगाए, और कई सारे ऐसे आरोप प्रत्यारोप जो हैं अब इनके खिलाफ यहां पर लग रहे हैं, ठीक है। वैसे चलिए, जो भी है ये इनका पर्सनल मुद्दा है। कोई भी इंसान जो है वो जो भी जॉब चाहे वो यहां पर कर सकता है, जो चाहे वो छोड़ सकता है। इन्होंने अपनी कैपेबिलिटी के बेस पर यहां पर ये जॉब ली थी। 32 ईयर की एज है इनकी, आराम से इलेक्शन लड़ सकती है। एक इंसान को अगर बात करें, नॉर्मली 25 साल जो है वो यहां पर आप लोग की एज होनी चाहिए, आप लोग देश के प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते हैं, ठीक है। तो आप में से कितने ऐसे हैं जो देश के प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए तैयार हैं, जिनकी एज 25 के ऊपर हो चुकी है? बताइए जरा। चलिए, अच्छा है। बाकी एक बहुत ही एक ऐसी खबर निकल कर आ रही है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। ये खासकर क्वेश्चन तो बनेगी, पर वैसे भी आप लोग यहां पर इसके बारे में याद रखिएगा। ये पेज नंबर 1 पर भी है और पेज नंबर 12 पर भी है आज ही के न्यूज़पेपर के अंदर में, और ये बात की जा रही है ऑपरेशन अजय के बारे में। ऑपरेशन अजय इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट कर दिए गए हैं इजराइल में फंसे हुए हमारे जो भारतीय लोग हैं उनके लिए, हमारे जो भारतीय सिटीजन हैं उनके लिए। और आप लोगों को पता होगा, जब जब कहीं पर भी कोई ऐसी दिक्कत आती है, हमारी सरकार जो है बहुत ही शानदार तरीके से ऑपरेशन चलाती है, और अपने देश के सिटीजन को तो निकाल कर लाती है, दूसरे देश के सिटीजन को भी हम लोग वहां से निकाल कर लेकर आते हैं। कई बार आप लोगों ने पास्ट में ऐसे ऑपरेशन देखे होंगे। आप लोगों को याद होगा, हम लोगों ने यूक्रेन में भी ऑपरेशन चलाया था अपने देश के नागरिकों को निकालने के लिए। बताइए उस ऑपरेशन का नाम क्या था? वीडियो को पॉज कर बताइए, देखता हूं आप में से कौन उस ऑपरेशन का नाम बता पाता है। तो
तो यहां पर ऑपरेशन अजय नाम रखा गया है भारतीय जो लोग हैं उनको वहां से निकालने के लिए, क्योंकि कंडीशन इतनी खराब हो गई है। अभी नेतन्याहू साहब जो हैं उन्होंने इमरजेंसी गवर्नमेंट फॉर्म कर दी है कि वो अब बम्बार्डमेंट रोकने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जिस दिन इजराइल पर अटैक किया गया, क्या आप लोगों को पता है कि इजराइल पर अटैक जो है एक पर्टिकुलर दिन किया गया, और वो पर्टिकुलर जो डे होता है वो इतना इंपॉर्टेंट होता है इजराइल के लिए कि उस दिन इजराइल के लोग जो हैं वो शांति में रह के अपनी प्रेयर में लीन रहते हैं, और वो दिन होता है सैटरडे। सैटरडे का दिन इजराइल में अगर बात करोगे यहूदियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डे के तरीके से देखा जाता है। वो उस दिन कोई भी काम नहीं करते, इवन उनके सारे सैनिक जो हैं लगभग वो भी अपना प्रेयर में लीन रहते हैं, अपने घर परिवार के साथ में शांति में, एक तरीके से ईश्वर के साथ में, ऊपर वाले के साथ में, अल्लाह गॉड भगवान जो भी आप लोग बोलो उसके साथ में कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं अपने आप को, और उसी में लीन रहते हैं। तो पहले भी यहां पर ऐसा किया गया था, ये 1970s में यहां पर जब इनके ऊपर अटैक किया गया था, ये सैटरडे का दिन ही चूज करते हैं हमेशा, क्योंकि इनको पता है इस टाइम पर ये निहत्ते रहेंगे मैक्सिमम टाइम, और वही हरकतें आप लोगों को यहां पर देखने को मिली। एक वीडियो आई मेरे सामने, उसमें मैं सुन रहा था जब यहां पर हमारे देश के अंदर में कोई फंक्शन हो रहा था, तो यहां पर बेसिकली नितिन जो यहां पर जो इजराइल के जो एम्बेसडर थे उनको बुलाया गया, उस दिन सैटरडे था, तो उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि सैटरडे के दिन जो है मैं नहीं आ पाऊंगा, इसके अलावा किसी भी दिन आप मुझे बुला लो। मतलब उस दिन ये काम ही नहीं करते, एक तरीके से ऊपर वाले के लिए एक दिन डेडिकेटेड रहता है। इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि आप लोग ऊपर वाले की आस्था में लीन है, आप लोग ऊपर वाले को धन्यवाद कह रहे हैं कि जितना भी मुझे जिंदगी में मिला है वो एक तरीके से, मतलब मैं जितना मुझे दिया गया है कहीं ना कहीं एक तरीके से कि ऊपर वाले को इसके लिए धन्यवाद बोलना, तो ये चीजें होती हैं, ठीक है। तो इसलिए सैटरडे का दिन यहां पर एक कॉफी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। बाकी ये तो ऑपरेशन अजय हो गया जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा पास्ट में कौन कौन से ऑपरेशन चलाए गए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन गंगा चलाया गया 2022 में यूक्रेन से अपने लोगों को निकालने के लिए। ऑपरेशन वंदे भारत याद होगा आप लोगों को, ये ऑपरेशन वंदे भारत जो था वो था हमारे देश के लोगों के लिए, किस तरीके से यहां पर हम लोग अपने जो फॉरेन सिटीजन, हमारे देश के फॉरेन में जो सिटीजन है उनको वहां से निकाल कर लेकर आना। ऑपरेशन समुद्र सेतु, ये नेवल जो हमारी फोर्स है उसके द्वारा चलाया गया था। देखिए यहां पर भी 2 ऑपरेशन चलाए गए, ये गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया कि हाँ अपने लोगों को निकाल कर लेकर आना, फिर नेवी के द्वारा भी चलाया गया था कोविड-19 में फंसे लोगों को निकाल कर लेकर आना। ऑपरेशन एसआई ब्रसेल्स के लिए चलाया गया था वैक्यूएशन 2016 में। यहां पर भी जब बेसिकली लड़ाई हुई थी उस टाइम पर यहाँ टेररिस्ट अटैक हुआ था बेसिकली इनका, ठीक है, तो इनके जो एयरपोर्ट के ऊपर में तभी दिक्कत देखने को मिली थी, हम लोगों ने अपने लोगों को निकाला था। ऑपरेशन राहत ये काफी इंपोर्टेंट था, यमन के अंदर में आप लोगों को देखने को मिला था अपने लोगों को निकालना। ऑपरेशन मैत्री, अर्थक्वेक हुआ था नेपाल के अंदर में, वहां से लोगों को निकाल कर लेकर आना और अर्थक्वेक में नेपाल को सपोर्ट प्रोवाइड कराना। इंडियन आर्मी के द्वारा बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दी गई यहां पर। ऑपरेशन सेफ कमिंग होम 2011 में चलाया गया हमारे ही देश के सिटीजन को लीबिया से लाने के लिए। कई सारे लोग तो ये बोलते हैं जैसे ही किसी ऑपरेशन का नाम आता है कि अक्षय कुमार की नेक्स्ट मूवी अब जो है बनने वाली है। क्यों? क्योंकि अक्सर ऐसे ऑपरेशन जब भी चलते हैं उन पे अक्षय कुमार साहब जो है अपनी मूवी बनाते हैं। एक बच्चे ने कमेंट भी किया था जब मैंने ऑपरेशन गंगा पढ़ाया था। ऑपरेशन सकून जो है यहाँ पर ये इजराइल लेबनान की जब लड़ाई हुई थी तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं उस टाइम पर भी चलाया गया था। तो ऑपरेशन जो अजय है और ऑपरेशन सकून, इन दोनों को आप लोग कनेक्ट करके याद रखिएगा, ये पास्ट में सारे ऑपरेशन चलाए गए हैं, ठीक है। इसी के साथ में ऑपरेशन क्वैत, ये की एयरलिफ्ट आप लोग देखते हैं 1990s में हमारे देश के जो लोग हैं उनको निकाला गया था जब यहाँ पर इराक सोल्जर जो आर्म विद 700 के करीब टैंक जो है उन्होंने क्वैत के ऊपर चढ़ाई कर दी थी, तो उस टाइम पर ये ऑपरेशन थे। तो ये सारे के सारे ऑपरेशन आप लोग देखते हैं। ऑपरेशन की जब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ 82 के करीब जो इंडियंस थे फ्रॉम यूक्रेन से यहाँ पर निकाल कर लेकर आए गए थे ये ऑपरेशन गंगा के तहत में। तो काफी लार्ज स्केल पर, मतलब अलग अलग फ्लाइट कही गई थी यहाँ पर, तो 82 अलग फ्लाइट में आए, तो अलग अलग फ्लाइट इस तरीके से लगाई गई थी। तो यूक्रेन के लिए चलाया गया था। अब यहाँ पर ऑपरेशन अजय ये लेटेस्ट है जो कि आप लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए, जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं फिर आर्टिकल डिस्कस करेंगे। ये यहाँ पर अभी हमारे देश के अंदर में 5 राज्य के अंदर इलेक्शन होने वाले थे। अभी मुद्दा क्या हुआ, ये 5 राज्य के जो इलेक्शन थे इसमें से एक राज्य जिसका नाम है राजस्थान, उसके इलेक्शन जो है 2 दिन से डिले कर दिए गए हैं, ठीक है। मतलब क्या है, रीजन क्या है, ये क्वेश्चन बन सकता है इंटरेस्टिंग, क्योंकि इलेक्शन को किसी रीजन की वजह से पोस्टपोन कर देना, डिले कर देना, या कोई भी ऐसा रीजन आना, तो बोला गया है बेसिकली एक पर्टिकुलर फेस्टिवल की वजह से, ठीक है। तो देव उत्थानी एकादशी जो बेसिकली यहाँ पर फेस्टिवल है उसके लिए यहाँ पर ये काम किया गया है राजस्थान के अंदर में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, अगर आप लोग देखेंगे हमारे देश की। इसी के साथ में इलेक्शन को पोस्टपोन करना, ये कहीं ना कहीं आप लोगों का पॉलिटी का भी एक तरीके से जो चैप्टर हो जाएगा। तो दोनों ही चीजों के पॉइंट ऑफ से आप लोग देख सकते हैं।
आखिर है क्या ये फेस्टिवल? अगर इसके बारे में बात करेंगे तो बहुत ही एक माइन्यूट सी उसमें आप लोगों को सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी गई, एक तरीके से जैसे कि आप लोग रिवीजन कर पाएंगे। तो याद रखिएगा यहाँ पर लॉर्ड विष्णु के लिए यहाँ पर ये फेस्टिवल रहता है। इसी के साथ में यहाँ पर ये लगभग 11th डे आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो यहाँ पर कार्तिक के महीने में ये इसमें तुलसी जो रहती है उसके जो प्योरिटी का प्रतीक माना जाता है, उसको सिंबल के तौर पर हम लोग देखते हैं। और एक तरीके से यहाँ पर क्या करते हैं कि ब्लेसिंग मांगते हैं प्रोस्पेरस और हैप्पी लाइफ के लिए, जैसे नहीं कहते ऊपर वाले को। अच्छा जब आप लोग भगवान के सामने जाते हैं या फिर अल्लाह गॉड जो भी बोलिए, आप लोग क्या बोलते हैं ऊपर वाले को कि मतलब जब आप लोग मतलब दुआ करते हैं तो क्या बोलते हैं, मतलब क्या मन में रहता है आप लोगों के? ठीक है, एक दिन एक बच्चे ने बोला कि सर मतलब क्या बोलना चाहिए हमको ये मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा। देखो यार, अभी एक बच्चे के द्वारा एक वीडियो शेयर की गई थी। एक इंसान जो है कार में जा रहा था, उसके बराबर में से एक इंसान जो है वो बाइक से निकला उसकी कार की तरफ को देखता हुआ कि वाह यार क्या कार है। दूसरा इंसान जो है जब ये आगे चला बाइक वाला, इसके पास में से एक साइकिल वाला निकला कि वाह यार क्या बाइक लिए बैठा है, मेरे पास तो साइकिल ही है। साइकिल वाला थोड़ा आगे चला, उसके पास में से एक इंसान निकला पैदल चलता हुआ, वो साइकिल वाले को देख रहा है, वाह यार क्या साइकिल है, मेरे में तो पैदल चल रहा हूँ। पैदल चलता हुआ जो इंसान था उसको एक ऐसा इंसान देख रहा था जिसके पैर में प्रॉब्लम थी, वो चल नहीं पा रहा था, उसको देख रहा था वाह यार ये तो अच्छे से पैरों पे चल पा रहा है, मैं तो पैरों पे भी नहीं चल पा रहा हूं। तो अगर सारी चीजें आप लोग ध्यान से देखोगे तो सब चीजें कंपेरेटिवली हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास में है ना हम लोग उसके लिए खुश नहीं रहते हैं, जो हमारे पास में नहीं है हम लोग उसके लिए दुखी रहते हैं। ठीक है, हमेशा कोशिश करो कि जो चीज है अपने पास में उसके लिए शुक्रिया अदा रहो, क्योंकि बहुतों के पास में वो भी नहीं है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये बात याद रखनी है। तो जब भी ऊपर वाले से बोलो इन चीजों के लिए थैंक्स बोला करो कि मेरे पास में ये सारी चीजें हैं। सबसे बड़ी बात तो है कि आप लोग हेल्दी हैं, बहुत सारे लोग बीमार है, हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं। आप लोगों के पास में करोड़ों का जो शरीर है वो हष्ट पुष्ट है, इसका यूज करके आप लोग जिंदगी में कुछ भी अचीव कर सकते हो। तो उसके लिए थैंक्स बोला करो और कोशिश किया करो कि कभी भी नेगेटिव शब्द न बोलो। जैसे कि सामने खड़े हैं भगवान के सामने तो बोले हे भगवान मुझे ये दे दे ये दे दे, ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बोलो कि जितना दिया है वो मोर देन सफिशिएंट है। इसी तरीके से अपनी मतलब एक तरीके से मेरे ऊपर कृपा बनाए रखना और कभी मेरे से किसी का बुरा ना हो। मतलब ये मत बोलो कि किसी का मतलब एक तरीके से ना कि उसका बुरा हो जाए, कई सारे लोग ना चिढ़ते हैं किसी से। ठीक है, तो ये मत बोलो कि ये बोलो कि हे भगवान हमेशा मैं सबका अच्छा करूं, मैं हमेशा सबके लिए अच्छी बातें सोचूं, मेरे दिमाग में कभी भी किसी के लिए बुरा ना आए। तो ऐसी चीजें आप लोग बोल सकते हैं। बाकी आप लोग प्रेयर करते हुए क्या बोलते हैं आप लोग बताइए, मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि मुझे भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा तो ये बताना जरूर। तो यहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो देव उत्थानी एकादशी ये पर्टिकुलर यहाँ पर जो सेलिब्रेशन है जिसकी वजह से देखने को मिला, ऐसा ही सिमिलर एक रहता है यहाँ पर ये एकादशी फास्टिंग। ठीक है, तो ये भी एक ऐसा ही सिग्निफिकेंट है काफी, तो हिंदू धर्म के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसकी वजह से यहाँ पर ये चीजें देखने को मिली। ठीक है, तो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आप लोग याद रखिएगा। एक छोटी सी और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूँ। ये यहाँ पर अभी आप लोगों को पता है कनाडा ने हमारे साथ में रिलेशन क्यों तोड़े, क्योंकि एक खालिस्तानी टेररिस्ट जो है उसकी जान चली गई और यहाँ पर उसने ब्लेम कर दिया इंडिया को कि इंडिया ने इसकी जान ली है, इसलिए हमारे ऊपर उसका ब्लेम लगाकर उसने ये सारी काम की है। ठीक है, पर इंटरेस्टिंग चीज क्या है, अभी यहाँ पर पठानकोट का जो मास्टरमाइंड था उसकी जान चली गई पाकिस्तान के अंदर में। तो आप लोग क्या लगता है अब पाकिस्तान भी कनाडा की तरीके से रिएक्ट करने वाला है कई सारे लोग तो ये बोल रहे होंगे हमारी रो जो है वो घुस घुस कर लोगों को मार रही है अगर ऐसा है भी तो बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि जो मर रहे हैं ना वो कोई भी महान इंसान नहीं है, वो सारे के सारे एक ऐसे इंसान है जिनको घड़ी की चौथाई में गोली मार देनी चाहिए या फिर फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। वो ऐसे लोग हैं, उन्होंने हजारों लोगों की जान ले रखी है, उल्टे सीधी हरकतें कर रखी है, बहुत ही सारे एक तरीके से लोगों की जान लेने के साथ में देशों के रिलेशन भी बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। तो ऐसे लोगों को मुझे लगता है कि समाज में रहने का अधिकार है। तो अगर मुझे पता नहीं है, देखो ये तो किसी को नहीं पता कि चल क्या रहा है, पर अगर हमारी तरफ से हो रहा है तो आप लोग क्या लगता है सही हो रहा है या फिर गलत हो रहा है, आप लोग अपनी बात बताइए। ठीक है, मतलब उन लोगों को मारा जा रहा है जिन्होंने हरकतें की, ऐसा थोड़ा ना कि उन लोगों को मारा जा रहा है जिन्होंने एक तरीके से, समझ सकते हैं ना आप लोग, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये, आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये छोटी छोटी कुछ न्यूज थी इंपॉर्टेंट। तो एक बच्चा बोला था कि कुछ सर ओवरव्यू साल का सा दे दिया जो इंपॉर्टेंट न्यूज होती है, बाकी कुछ और न्यूज होगी उनको वीडियो के एंड में करेंगे। अब बात करेंगे अपने एडिटोरियल की ओर। आगे बढ़ने से पहले एक बात याद रखिएगा कि अगर जिंदगी में इंतजार करते रहोगे तो इंतजार करने वालों को बस उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ दिया करते हैं। तो ये याद रखना, जिंदगी में इंतजार अगर आप लोग कर रहे हो कि हाँ यार ये होगा, कोई आकर ये कर देगा, कुछ नहीं होने वाला है। सुबह को अपने आप ही उठना पड़ेगा, अपनी किताबें खोलनी पड़ेगी, उठकर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, अपने आप के लिए टाइम निकालना पड़ेगा, आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑब्जेक्टिव टाइप करने पड़ेंगे, तभी सिलेक्शन होगा। अगर लग रहा है कि यार ये नहीं करना है और सिलेक्शन हो जाए
तो ये शेख चिल्ली के सपने होते हैं यार। वो नहीं, शेख चिल्ली मेरे पास एक अंडा है, उससे 2 अंडे होंगे, मुर्गी होगी और फलाना ढिमकाना मेरा बिजनेस चलेगा, और वही अंडा फूट गया जब आंख खुली तो सपना देख रहा था। तो शेख चिल्ली वाले सपने मत देखो जिंदगी में। अपने लिए प्रॉपर प्लानिंग करो और प्लानिंग के साथ में एग्जीक्यूशन करो। जैसे उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, आप लोगों को क्या लगता है हर एक इंसान जाकर पाकिस्तान के अंदर उनको फोड़ के आए और ऐसे के ऐसे वापस आ गए? ये बिना प्लानिंग के पॉसिबल था? ये बिना ट्रेनिंग के पॉसिबल था? नहीं। पर लेकिन ऐसे ही चले जाते हैं, अगर हम लोग बिना सोचे समझे प्लानिंग करते हुए आधे से ज्यादा लोगों की जान जाती। तो प्लानिंग करोगे तो उसको ढंग से एग्जीक्यूट करोगे तो रिजल्ट आना ही आना है। तो कुछ भी चीजें करो पहले उसके बारे में सोचो, जिसने कर रखा है वो कैसे कर रहा है, मुझे क्या कर रहा है। दुनिया भर के टॉपर्स हैं आप लोगों के सामने, किसी एक को फॉलो करने के लिए नहीं बोलूंगा, और देखो कैसे कर रहा है वो इंसान और आप लोग इससे क्या सीख सकते हो। पर लेकिन सबसे पहले रहेगा कि आप लोगों को अपनी प्लानिंग करनी पड़ेगी और डिसिप्लिन के वे में आप लोग को काम करना पड़ेगा, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पर जो मैं रेगुलरली बोलता हूं, आप लोगों को याद दिलाता हूं, जो बच्चे चैलेंज लेकर चल रहे हैं उनके लिए मतलब एक तरीके सैल्यूट है। मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे जब कमेंट कर रहे हैं तो वो रियलिटी में शिद्दत से इसको फॉलो कर रहे हैं, अपना टाइम टेबल भी पोस्ट कर रहे हैं और बोल भी रहे हैं कि सर इस तरीके से लेके चल रहे हैं। उनकी जिंदगी में आप लोग पूछना उनसे कि क्या चेंज आया है। मतलब अभी जिन्होंने 8-10 दिन से फॉलो किया है उनकी इफिशिएंसी जो है ना वो 70 से 80% बढ़ गई, अगर वो जो काम कर रहे हैं अगर रियलिटी में इसको फॉलो करके चल रहा है इंसान। सोचो आप लोग 70 से 80% अगर अपनी इफिशिएंसी बढ़ा ले हो तो कहां पर आप लोग जाकर एक तरीके से एग्जिस्ट करोगे, ठीक है। 50-60 हजार लोग वीडियो देख रहे हैं, थोड़ा सा दुख मुझे ये है कि उसमें से लगभग 5,000 के करीब ही लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप लोग मतलब जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं बाकी के जो भी लोग हैं, मतलब वो अपनी लाइफ को लेके सीरियस नहीं हो क्या आप लोग, ये बताइए। मतलब आप लोग क्या लगता है कि जिंदगी जैसे चल रही है इसी तरीके से चलती रहेगी और अच्छा रिजल्ट आएगा? आंखें खोल लो यार, एक बार जाकर देख लो, आसपास में कहीं चले जाओ, जहां पर दिल्ली में अगर रहते हो तो करोल बाग में चले जाना या फिर जीटीबी नगर साइड में आप लोग चले जाना, देखना जाकर कि लोग लाइब्रेरी में किस तरीके से बैठे हुए लगे हैं। आप लोग जो घर पे बैठ के शेख चिल्ली के सपने देख रहे हो ना कि हाँ सिलेक्शन होगा, गाड़ी मिलेगी, घर मिलेगा, सब इज्जत देंगे, वो सपने आंख खुलते ही टूटने वाले हैं आप लोग के, अगर आप लोग अपनी मेहनत नहीं कर रहे हो और चीजों को सही तरीके से लेकर नहीं चल रहे हो। क्योंकि अगर आप लोग को लग रहा है कि 4-5 घंटे पढ़ रहे हैं बस यार काफी है, चल रही है जिंदगी, तो जो इंसान बैठकर लाइब्रेरी में 14-14, 15-15 घंटे पढ़ रहा है उसके साथ में आप लोग कहीं टिक पाओगे क्या? 3-3, 4-4 गुना आप लोगों से लोग पढ़ रहे हैं बैठ के। जो इंसान डेली 4-4, 5-5 क्वेश्चन की राइटिंग प्रैक्टिस कर रहा है और आप लोग है कि 1 क्वेश्चन देता हूं, 2 क्वेश्चन देता हूं, उसमें भी लिखने में आप लोग कहते हैं, एक बच्चा कह रहा है कि सर 2 क्वेश्चन दे दिए, पहले 1 हुआ करता था, 1 तो आराम से ले, सर 2 क्वेश्चन कैसे लिखे? तो मैंने कहा कि भाई साहब कब से पढ़ रहे हो? तो वो कह रहा है कि सर लगभग 1 साल हो गया। मतलब 1 साल तैयारी करते करते हो गया, 2 क्वेश्चन लिखने में तुम्हारी जान जा रही है। छोड़ दो ये प्रिपरेशन, कुछ और कर लो, तुम इसके लिए बने ही नहीं हो यार। अगर ये छोटी छोटी चीज में भी आप लोगों को दर्द हो रहा है आपके शरीर में, अभी बोल दे किसी के साथ में 1 घंटे फोन पर लगे हो, 2 घंटे लगे हुए हो, 3 घंटे निकाल दोगे और एक आंसर लिखने में जिसमें आप लोगों को लगभग 15 से 20 मिनट या फिर स्टार्टिंग में 30 मिनट लगनी चाहिए, उसके लिए आप लोग टेंशन में हो कि यार 2 क्वेश्चन ज्यादा दे दिए, 1 घंटा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। छोड़ दो, ये आपके बस की नहीं है और सिलेक्शन होगा भी नहीं। अपने आप को बेवकूफ बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। डेली घर वालों के पैसे बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, अपना टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। जो सीरियस है ना सिलेक्शन उसी का होगा। तो अगर आप लोगों को लग रहा है कि बिना सीरियस हुए आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये अपने आप को, अपने घर वालों को, सबको धोखा दे रहे हो। 1-1.5 साल बहुत जो है फ्रस्ट्रेशन में जाओगे, तो इससे अच्छा कुछ और देख लो। यूपीएससी नहीं हो रहा है तो दूसरा एग्जाम देख लो कोई, अगर इतना नहीं मन कर रहा है आंसर राइटिंग करने का। जैसे अभी यहाँ पर जो वही मैंने फॉर्म बताया जिसके बारे में, अभी वो फॉर्म आया उसको भर लो आप लोग। यहाँ पर किसी भी स्टेट का कोई भी उसको फॉर्म भर सकते हैं, बहुत ही आसान सा, इंटरव्यू भी नहीं है, ज्यादा आंसर राइटिंग भी नहीं करनी है, एक सिंपल सा फॉर्म है, ना ज्यादा एप्टीट्यूड है। तो कुछ ऐसा अल्टरनेटिव देख लो ना, एसएससी सीजीएल का पेपर देख लो आप लोग, या फिर कोई और पेपर देख लो। क्यों यूपीएससी में घुसना है जब यूपीएससी के लायक आप लोग अपना माइंडसेट ही नहीं बना पा रहे हो? तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, पहले उसको कर लो, अगर कॉन्फिडेंस आ जाए तो फिर इधर कर लेना। तो अपनी चीजें थोड़ी सुधारो, और ये आपको ही सुधारनी है, कोई सलाह नहीं देगा, लगे रहोगे, घर वाले पैसे देते रहेंगे, उनको लग रहा है बच्चा कर रहा है, तो इसमें मतलब आपको ही अपने बारे में डिसीजन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो बताना जरूर, पार्टिसिपेट जरूर करना, और यही तरीका होता है, मुझे पता चल पाता है कि कौन कौन यहां पर इस वीडियो को देख रहा है। क्योंकि आप लोगों ने जैसे वीडियो अगर 50-60 हजार लोग देखकर चले गए, 1 लाख लोग वीडियो देखकर चले गए, अब मुझे थोड़ा ना पता है किस किस ने वीडियो देख ली, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि एटलीस्ट आप लोग कमेंट जरूर करो, बताओ कि वीडियो कैसे लगी। आप लोग रिकॉल कर सकते हो वीडियो में कौन कौन से टॉपिक आप लोगों ने देखे, क्या क्या उसमें से याद है, उसके पॉइंट्स लिख सकते हो, जो क्वेश्चन में पूछता हूं उसके आंसर दे सकते हो, ठीक है। तो ये सारे तरीके हैं आप लोग ये पार्टिसिपेट करने के। किसी ने आंसर दिया उसका आंसर रिव्यू कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में कोई कुछ पूछ रहा है उसको रिप्लाई कर सकते हो। तो ये सारे तरीके होते हैं जिससे मुझे पता चलता है कि अच्छा आप भी एग्जिस्ट करते हो इस दुनिया में, ठीक है। तो सरमाया मत करो, कमेंट जरूर किया करो। बाकी ये तो एक इतना आसान सा काम है,
मैं चाहता हूं कि 10,000 लोग कम से कम जो है डेली पार्टिसिपेट करें। ये लाइक करने से मुझे पता चल जाता है, देखिए 5,000 लोग लाइक कर रहे हैं, ठीक है, तो मुझे पता चल जाता है कि अच्छा ये लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एटलीस्ट 10,000 लोग अगर यहां पर पार्टिसिपेट करें तो मजा है, तो मुझे भी लगे कि जो ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया इससे कुछ फायदा हो रहा है। पर लेकिन पता नहीं क्यों ये 1 सेकंड का काम करने में भी क्या शर्म आती है। इसमें जीएसटी लग रहा है क्या आप लोगों का? बता दो मुझे क्या लग रहा है, ताकि चीजें सुधारी जा सके। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, न्यूज में है, नोबेल प्राइज विनर है, बांग्लादेश के हैं, इनका नाम आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो देखता हूं कौन बताते हैं। अभी न्यूज में है, इनके बारे में कई दिन से आर्टिकल आ रहे हैं। टाइम लगेगा तो आज डिस्कस कर लेंगे, नहीं तो फिर आगे देखेंगे, टेंशन लेने की कोनो जरूरत नहीं है, ठीक है, अच्छे से समझेंगे। आइए अब चलते हैं आर्टिकल की ओर। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में ये आर्टिकल है, शशि थरूर साहब के द्वारा यहाँ पर ये आर्टिकल लिखा गया है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म के बारे में बात की जा रही है। और आप लोगों को बता दूं ये रिफॉर्म के बारे में आज से बात नहीं चल रही है, ये पिछले काफी लंबे समय से यहाँ पर बात चल रही है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म लेकर आना है, पर लेकिन ये रिफॉर्म कभी आता नहीं है। और इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन है कुछ ऐसे लोग जो कि यहाँ पर इसको लिए बैठे हैं कि हाँ हम लोग ही हैं बेसिकली यहाँ पर रहनुमा, और किसी को आगे आने नहीं दे रहे हैं। तो उसके चलते यहाँ पर ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसी के चलते यहाँ पर ये आर्टिकल भी लिखा गया है। क्या क्या बातें हैं, कई सारी बातें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, कई सारी बातें जानेंगे, जिससे कि आप लोग चीजों को समझ पाओ। ये बार बार न्यूज में रहती है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, आप लोगों को पता है जब यहाँ पर यूक्रेन और रशिया की लड़ाई हुई थी उस टाइम पर भी ये काफी ज्यादा न्यूज में थी, तो इसलिए इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल मिलाकर कितने मेंबर होते हैं? टोटल मिलाकर इसके अंदर 15 मेंबर होते हैं। 15 मेंबर में जो 5 मेंबर हैं वो आप लोग को परमानेंट मेंबर देखने को मिलेंगे, जिनके पास में वीटो होती है। और ये वीटो जो है ये 99% चीजों की फसाद की जड़ है, क्योंकि जिस लिए वीटो रखी गई है उस हिसाब से इसका इस्तेमाल होता नहीं है, फालतू में इसका इस्तेमाल होता पाया जाता है, जिसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिलती हैं। ये वीटो 5 के पास में चाइना, फ्रांस, रसिया, यूके एंड यूएसए। इस वीटो का मतलब यह कि आपके घर में 5 लोग हैं और 5 लोग अगर किसी के लिए हामी भरेंगे तो ही वो काम होगा। अगर 5 में से एक ने भी बोल दिया कि ये काम नहीं होगा तो वो काम नहीं होगा। यानी कि मेजोरिटी वाला रूल नहीं है यहाँ पर, ये हर एक 5 के 5 जो है वो इक्वल पावर रखते हैं और वो उस डिसीजन को रोक सकते हैं। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा इंडिया ने खूब जी जान लगाई पाकिस्तान के अंदर जो टेररिज्म है उसको किस तरीके से रोका जाए। यूएन में जाकर कई सारे देशों ने सपोर्ट किया, पर चाइना ने उसको हमेशा अपोज कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ पर चीजें जो है वो सिस्टमेटिक वे में आगे नहीं बढ़ पाई। इसी के साथ में कभी भी इजराइल के ऊपर कुछ आता है, दूसरे देश के जो यूएसए के दोस्त हैं वहां पर जो है यूएसए उसका इस्तेमाल करता है हमेशा उस चीजों को रोकने के लिए। इसी के पैटर्न में रसिया के पास भी वीटो है, वो उसका इस्तेमाल करता है। आप लोगों ने देखा होगा कई सारे देश जो हैं जिस वीटो को दिया गया था एक पर्टिकुलर इसलिए ताकि चीजों को सिस्टमेटिक वे में लेकर चला जा सके, अच्छे से लेकर चला जा सके, उसी वीटो का इस्तेमाल होता है गलत तरीके से यहाँ पर आज की डेट में, अपने फायदे के लिए, अपनी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को सुधारने के लिए, अपनी लोगों के साथ में अच्छे कनेक्शन रखने के लिए। इस पर्टिकुलर जो यूएन है इसके अंदर में 5 तो परमानेंट मेंबर हो गए जिनके पास में वीटो है। और ये याद रखिएगा, क्वेश्चन भी आप लोगों से यहां पर पूछा जाता है, ये जो वीटो है इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं। ये यहां पर आप लोग देखते हैं आर्टिकल 27 जो है यूनाइटेड नेशन चार्टर के अंदर में, ठीक है, ये यहां पर बेसिकली ये पावर देता है वीटो की। तो एक क्वेश्चन अभी एक एग्जाम में ही पूछा गया था, आर्टिकल 27 है यहां पर ये, तो इसको आप लोग याद रखते हैं। टोटल मिलाकर 15 मेंबर देखने को मिलेंगे और हम लोग इसके कितनी बार यहां पर हम लोग इसके बन चुके हैं बेसिकली इसमें नॉन परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 यहां तक तो लगा दिया है। क्या अभी फिलहाल भी हम लोग बने हैं इसके आगे जानबूझकर नहीं लगाया। अगर बने हैं तो कौन सी बार में है, 8वीं बार है या फिर नहीं है, और कौन सा ईयर है ये आप लोगों को बताना है। टोटल ये जो मेंबर होते हैं ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, इनको 2 साल का ड्यूरेशन मिलता है, 2-2 साल में ये रिपीट होते रहते हैं। और रिपीट होने के बाद में कहां से निकल कर आते हैं, ये निकल कर आते हैं अफ्रीका से 3 मेंबर, एशिया से 2 मेंबर, लैटिन अमेरिका से 2 मेंबर, वेस्टर्न यूरोप से 2 मेंबर, ईस्टर्न यूरोप से 1 मेंबर। सबसे खतरनाक चीज क्या है यहाँ पर, जो कि यहाँ पर राइटर बहुत ही सटीक तरीके से इसके ऊपर फोकस दे रहे हैं, वो चीज मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता हूं। अभी यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे ये इसके नोट्स हैं, आप लोगों को ये सारे जो है सलीपीडिया पर मिल जाते हैं, तो इसके बारे में बेसिक चीजें हैं। देखो यूएन जनरल असेंबली जो है इसके बारे में बार बार रिफॉर्म की बात की जाती है। फिलहाल प्रेसिडेंट जो है यहाँ पर ये हैं एर्दोगन साहब, जो कि तुर्की के प्रेसिडेंट हैं, हमारे लिए बड़े एक तरीके से नहीं अच्छे दोस्त हैं, हमारे बारे में कभी अच्छी बातें नहीं बोलते हैं। और दूसरे यूएन के जो जनरल सेक्रेटरी हैं जिनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस, ये आप लोगों को देखने को मिलेंगे। 5 देश हैं जिसके पास में पावर लिए बैठे हैं आज तक की। अगर आप लोग देखोगे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में यहां पर किया था कि हाँ इनके पास में पावर दे दी, पर आज तक भी चीजों को यहां पर सुधारा नहीं गया। सबसे खतरनाक चीज क्या है आप लोग देखिए, अगर बात करेंगे सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर में 11 मेंबर आप लोगों को देखने को मिलेंगे 51 यूएन कंट्रीज से।
यानी कि 22% रिजर्वेशन की रिप्रेजेंटेशन की बात की जा रही है। वैसे तो ये बोलते हैं कि हाँ महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन तो फलाना ढिमकाना, यहां पर देशों को ही रिप्रेजेंटेशन नहीं दी जा रही है। खतरनाक चीज आप लोग समझ रहे हैं। करेंटली यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर में 15 मेंबर हैं 193 मेंबर में से, ये ओनली 8% रिप्रेजेंटेशन है। यानी कि अगर बात करेंगे तो यहां पर अगर आप लोग देखेंगे पूरी दुनिया में से जो यहां पर रिप्रेजेंटेशन है, ये बोला जा रहा है कि लेस देन 8% रिप्रेजेंटेशन है। क्यों? क्योंकि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में से कोई यही नहीं है। इंडिया जो कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, वहां से आप लोगों को नॉर्मली एक तरीके से देखा जाए तो हम लोग टाइम टू टाइम आते हैं, ऐसे नहीं कि रेगुलर वहां पर रहते हैं, ठीक है। तो 2 साल के लिए चले गए तो इतनी पॉपुलेशन रिप्रेजेंट ही नहीं हो रही वहां पर। 5% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन यूरोप के अंदर में है और वो 33% सीट लिए बैठे हैं। आप लोग खुद देख लो, यूके के पास में परमानेंट सीट है, फ्रांस के पास में परमानेंट सीट है, ठीक है। अगर बात करें तो रशिया को भी अगर काउंट कर ले तो रशिया के पास भी परमानेंट सीट है, अगर उसको वहां पर काउंट कर ले तो ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। आज की डेट में बहुत सारे ताकतवर देश आ रहे हैं। अफ्रीका में जाओगे तो साउथ अफ्रीका आप लोग ले लीजिए, एशिया में इंडिया भी यहाँ पर पैरेलल में आता है। अगर आप लोग जाओगे अमेरिका के अंदर में तो ब्राजील आप लोगों को देखने को मिलेगा। मतलब आप किस तरीके से इसको लेकर चल रहे हो हमको ये बता दो। आप लोग अगर देखो इसके अंदर में जो रिप्रेजेंटेशन है, परमानेंट सीट कौन लिए बैठे हैं? कुछ चुनिंदा लोग लिए बैठे हैं। इसको कोई पूछ ही नहीं रहा है। इतने सारे पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट गायब कर दिया, ये पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट गायब कर दिया, यहां से पूरा का पूरा गायब कर दिया, ये नीचे वाला पोर्शन इतना बड़ा पोर्शन पूरा का पूरा गायब कर दिया। मतलब कुछ लोग जो हैं वो 2-2 सीट लिए बैठे हैं। और नॉन परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव में भी इनकी सीट देखो आप लोग, यहां पर ये देखो भाई को, मतलब वेस्टर्न यूरोप की 2 सीट यहां पर, ईस्टर्न यूरोप की 1 सीट यहां पर। ऐसा लग रहा है कि तुम ही रहोगे बस यहां, तो और तो कोई रहेगा नहीं, और तो बस एवं ही है, बस तुम ही घुसे रहो बस इसके अंदर में। तो इसीलिए इसके अंदर रिफॉर्म की जरूरत है। यहां पर बार बार इसी चीज को लेकर बोला था कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर में रिफॉर्म लेकर आना है। और इसकी वजह से सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या देखने को मिलती है कि हम लोग ये बोलते हैं कि रिप्रेजेंटेशन की जब बात आती है यहां पर, तो यहां पर रिप्रेजेंटेशन देखो लोगों को आज की डेट में आगे आप लोगों ने G20 की मीटिंग देखी, उसमें क्या था, ग्लोबल साउथ को अब लोगों ने G20 के अंदर में डाला। तो यहां पर इसकी वजह से उनकी रिप्रेजेंटेशन बढ़ी, उसकी वजह से उनके बारे में कोई बातें कर रहा है, वरना अब तक उनको कोई पूछ भी नहीं रहा था। और जबकि वहां पर रिसोर्सेज सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। स्मॉल कंट्री छोटी छोटी, उनके बारे में तो कोई बात ही नहीं करेगा, छोटे छोटे आइलैंड है यहाँ पर। यूएन चार्टर जैसा है वो ऐसे ही चलता रहेगा क्या? हमारे संविधान में इतने अमेंडमेंट कर दिए, फिलहाल 106वां संविधान संशोधन हमारा अभी आप लोगों को देखने को मिला। 106वां समझ रहे हो, मतलब 106वां तो संविधान संशोधन है, 128वां बिल था। इतनी बार तो ट्राई कर लिया हम लोगों ने और यहां पर इसमें सक्सेस हो गए 106 बार। तो इससे क्या समझ में आता है कि कोई भी चीज हमेशा परमानेंट नहीं रहती है यार। अगर लगता है चेंज करने लायक है तो उसको चेंज करना चाहिए, ऐसे नहीं कि आप लोग उसी को लिए बैठोगे, ठीक है। और इसकी के साथ में सबसे खतरनाक चीज क्या है, आप लोग किस लिए बनाए गए थे कि दुनिया भर में अगर कहीं कोई दिक्कत होती है तो उसका सोल्यूशन निकाल पाए। आप लोग उसमें सक्सेस ही नहीं हो। आपका फायदा तो बताओ, यूएन का फायदा क्या है? मुझे तो लगता है कि एक ऐसी बॉडी है फालतू में ढोरे है, इसमें जा जाके मिलते हैं। मतलब रशिया और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, कोई और ही उसको आगे लेके चल रहा है। यूएन क्या कर रहा है भाई साहब, आप लोग खुद बताइए। अफगानिस्तान के अंदर में यूएसए मनमर्जी से जाके लेट गया, मनमर्जी से जाकर निकल आया, वहां के लोगों के बारे में कोई कुछ बात ही नहीं कर रहा है। म्यांमार में मिलिट्री रूल कर रही है, यूएन क्या कर रहा है? कहीं भी आप लोग चले जाओ, सीरिया में इतने लंबे समय तक युद्ध चला, यूएन ने कुछ किया? आप लोग खुद बताइए, ठीक है। तो अगर आज की डेट में बात करें, जो सेम कंडीशन अगर इजराइल और पैलेस्तीन की हो रही है, यूएन बना बैठा है इतने दिन से रहनुमा कि हवाई साहब इनमें शांति बनाएंगे, शांति बनाए, कौन तुम्हारी शांति पूछ रहा है? आप लोग खुद बताइए। तो ये सारी फालतू की बातें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसलिए जरूरी है यहां से एक बैलेंस बना के चला जाए, वरना दिक्कतें देखने को मिलेगी। अभी यहां पर कई सारे रोड ब्लॉक भी है, जैसे इंडिया कहता है कि परमानेंट सीट में हम चाहते हैं हम जाएं, पाकिस्तान कहता है हम भी जाएंगे। भाई तुम कौन हो यार, ये तो बता दो, तुमको पूछ कौन रहा है? तो ये सिचुएशन देखने को मिलेगी। सेम कंडीशन यहाँ पर नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट के बीच में राड लगी रहती है, ठीक है। अगर यूरोप के अंदर में जाओगे तो ब्राजील और अर्जेंटीना लड़ते हैं कि इसको लोगे तो हमको भी लो भाई साहब, ठीक है। समझ रहे आप लोग यहाँ पर? तो ये सिचुएशन देखने को मिलेगी। तो पहले तो आप लोगों को ये दिखाना है कि यूएन के अंदर में जो 5 को वीटो दे रखी है, इस वीटो को खत्म करो। टोटल मिलाकर 193 मेंबर हैं, उसके अंदर में क्यों ना आप लोग मेजोरिटी लगा दो सीधी सीधी, कि जो मेजोरिटी होगा उसी के हिसाब से डिसीजन ले जाएगा, यानी कि जो दुनिया चाहेगी वही होगा भाई साहब। क्यों यहाँ पर 5 लोगों को रहनुमा बना रखा है, भगवान बना रखा है आप लोगों ने? तो ये बिल्कुल गलत है, यहाँ पर इसको आप लोगों को हटाना पड़ेगा। अभी खुद ही देख लो ना, रशिया और यूक्रेन की लड़ाई जो है इतने लंबे समय चल गए, और जबकि रशिया जो है वो परमानेंट मेंबर है। मतलब यूएन कर क्या रहा है मुझे ये बता दो फिर आप लोग यहाँ पर। इसी के साथ में फाइनेंशियल रिफॉर्म के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर श्रीलंका डूब गया, यहाँ पर पाकिस्तान डूबने के कगार में है। जो भी डूबता है उसको सिस्टमेटिक वे में बचाने की जब बात आती है, इंस्टीट्यूशन जो वर्ल्ड बैंक, IMF है, ये ढंग से काम करते हुए नजर ही नहीं आते हैं, ये भी फेल रहते हैं। WTO के अंदर में इतने सारे आज की डेट में डिस्प्यूट पड़े हुए हैं, लड़ाइयां पड़ी हुई हैं, उनको तुम सुधारने के लिए तैयार नहीं हो।
मतलब करना क्या चाह रहे हो ये तो बता दो 1 मिनट के लिए। तो आज की डेट में अगर बात करें, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की एक ऐसी पर्टिकुलर एक ग्रुप होता है जो कि डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का काम करता है। वो भाई साहब उसको बनाया नहीं जा रहा है, उसको ठंडे बस्ते में डाल रखा है। तो क्या ये सही है? तो यहां पर रिफॉर्म लाने की जरूरत है। अगर रिफॉर्म नहीं आएगा तो ये इररिलेवेंट हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। आप लोग खुद सोचो, एक माँ बाप है, ठीक है, वो पुराने जमाने के हैं, ठीक है, पर लेकिन उन्होंने क्या किया, अपने आप को अपने बच्चों के हिसाब से ढाल लिया। बच्चों के साथ पार्टी भी कर रहे हैं, बैठ के मूवी भी देख रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं आराम से। एक इंसान वो है जो कि बच्चों के साथ बात करने के लिए तैयार नहीं है। अगर वो बच्चा कुछ उल्टी सीधी हरकतें करता छोड़ा हुआ तो धुन देता है पकड़ के ठीक है। तो प्यार से बात करना जो है वो ज्यादा अच्छा रहता है। 12th तक जो है ठीक है, एक बार बच्चे को धुन लो, समझ में आता है, धुनना भी चाहिए, थोड़ा सा कंट्रोल रहता है, ठीक है। 12th के बाद में इंसान जो है वो दुनिया देखने लगता है, ग्रेजुएशन होने लगती है तो दुनिया में जाने लगता है, बाहर की चीजें देखने लगता है, चीजों को कंपेयर करने लगता है, उसका माइंड जो है इंप्रूव होने लगता है, ठीक है। जिंदगी में एक लड़की भी आ जाती है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होने लगता है, बोलती है अच्छा घर में इज्जत ही नहीं है तुम्हारी, कोई पूछता ही नहीं है, मैं तुम्हारे साथ में क्यों रहूं भाई जो तुमको कोई घर पे पूछ नहीं रहा है। उसको लगता है कि यार ये सही बात कह रही है, मेरी इज्जत ही नहीं है घर पे। वो घर पे जाके आंख दिखाने लगता है, घर में आज से मेरी चलेगी। तो मतलब कहने का है कि बहुत सारी चीजें देखने लगता है। पंछी अब पिंजरे से उड़कर बाहर घूम रहा है, इसका मतलब वो दुनिया देख रहा है। सेम सिचुएशन आप लोगों ने अंग्रेजों के टाइम पर देखी होगी। अंग्रेजों ने सबसे बड़ी गलती पता है क्या की थी? अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, हमारे देश के लोगों को इंग्लिश सिखा दी और इंग्लिश सिखा के उनको इंग्लैंड लेकर चले गए। जब इंग्लैंड लेकर गए, लंदन में गए ये लोग, इनको ये दिख रहा है कि वाह यार लाइफ तो यही जी रहे हैं, मतलब यहां पर फ्रीडम की बात करते हैं, यहां पर इक्वालिटी की बात करते हैं, यहां पर राइट्स के बारे में बात करते हैं, और हमारे देश में यही लोग दोगलापन दिखाते हैं। तो वही चीज यहां पर हो गई। तो इंसान जो है, घर में आप लोग कुछ भी कर लो, पर लेकिन अगर इंसान बाहर जाना स्टार्ट हो जाता है तो फिर उसको दुनियादारी की हवा लग जाती है, तो उसके हिसाब से थोड़ा सा चेंज हो जाना चाहिए। तो यही बात यूएन के अंदर में है। आज की डेट में इंडिया अपने आप में एक सुपर पावर बना बैठा हुआ है। आज की डेट में साउथ अफ्रीका अपने आप में एक कॉन्टिनेंट को लीड कर रहा है। आज के डेट में ब्राजील और अर्जेंटीना ये अपने आप को एक पावर मान रहे हैं। आज के डेट में जर्मनी के बारे में बात कर लो आप लोग, ये भी अपने आप में एक तरीके से एक पावरफुल देश है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में आप लोग यहां पर बात कर लो। आज के डेट में यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं है, तुम बोलोगे और सब सुन लेंगे। वो जमाना आ गया कि घर में माँ बाप कुछ भी कहते रहे, बच्चे सारी बात मान लेंगे। अब बच्चे भी कहते हैं कि भाई साहब ये भी है पापा, इसको काउंट कर लें, ऐसा कर लें। पहले हिम्मत नहीं पड़ती थी। आज की डेट में भी आप लोगों को बता दें, मतलब आज के में बच्चे चेंज हो गए काफी ज्यादा। आज भी जैसे पापा जी बैठे रहते हैं तो उनके सामने ज्यादा बोलने की हिम्मत नहीं पड़ती है, ठीक है। मतलब इस पर्टिकुलर एक तरीके से इस पर्टिकुलर एज में आने के बाद भी तो वो एक जो हेजिटेशन रहता है, जबकि मम्मी के सामने बैठ के आराम से बातें कर लेते हैं, तो वो चीजें रहेगी। तो ये आने वाले टाइम में अगर आपके बच्चे होंगे, क्या आप लोगों को लगता है वो आपके साथ में ऐसा ट्रीटमेंट करेंगे जैसा आप लोग अपने मम्मी पापा के साथ कर रहे होंगे? और पापा क्या हाल है यार मेरी गर्लफ्रेंड बात ही नहीं कर रही यार मेरे से मतलब ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये सारी सिचुएशन कहां से निकल कर आ रही है? इस सोशल मीडिया का जमाना इतना ओपन हो गया है, जिसकी वजह से चीजें आप लोगों के सामने निकल कर आ रही है। तो ये चीजें आप लोग समझो तो सारी चीजें आप लोग अंडरस्टैंड कर पाओगे, ठीक है। तो यूएन में भी टाइम के हिसाब से रिफॉर्म हो जाने चाहिए। इसके ऊपर एक क्वेश्चन दूंगा मैं आंसर राइटिंग के लिए, तो क्वेश्चन जरूर लिखना। डेली 2 क्वेश्चन पोस्ट किए जाते हैं, तो अच्छे से क्वेश्चन लिखा करो। आसान तरीका क्या है क्वेश्चन आंसर पे जाने का? तो एक सीरियस ग्रुप है, बहुत सारे बच्चे यहां पर रेगुलर आंसर लिख रहे हैं, आप लोग भी ऐड हो सकते हैं यहां पर। इसको जैसे स्कैन करिए, ओनली 499 में लाइफ टाइम एक्सेस है, जब तक सिलेक्शन ना हो जाए। आप लोग स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कहीं ऐसे लिखना है आप लोगों को, तो एक अच्छा ग्रुप मिलेगा जहां पर सीरियस कैंडिडेट है सारे, तो इसके साथ में कनेक्ट हो सकते हैं। फिलहाल 2 क्वेश्चन आते हैं, दोनों के मॉडल आंसर आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश में सारे प्रोवाइड कराए जाते हैं। और यहां पर एक अच्छी चीज क्या है, ये कॉपी नहीं कर सकता कोई भी, उसमें सेटिंग लगा रखी है। तो इसकी वजह से यहां पर आसान काम ये हो जाता है कि कोई भी किसी का कॉपी करके नहीं लिखेगा, लिखना ही पड़ेगा इंसान को। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। तो इससे क्या रहता है कि एक फोर्स रहता है कि आप लोगों को लिखना पड़ेगा। अच्छा, कॉपी से एक चीज ध्यान आई, यहां पर हरकतें इंसान इतनी करता है कि क्या ही बोले उसके लिए। ये देखें यहां पर एक पर्टिकुलर टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया, एडिटोरियल एंड ट्रेंडिंग टॉपिक्स हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस। और ये देखो यहां पर एसएलवी पीडीएफ पर जो भी टॉपिक डाले जा रहे हैं उनको कॉपी कर कर यहां पर जो है पोस्ट किया जा रहा है, ठीक है। ये आप लोग देखें यहां पर, ये उनको कॉपी कर कर यहां पर सारे के सारे जो है टोटल ऐसे ही। और ये तो चलो ठीक है, इंसान ने कर लिया, एक बार को छोड़ दो उसको, पर लेकिन यहां पे देखो इसमें फिर दूसरे टेलीग्राम का ग्रुप यहां पर डाला जा रहा है और फिर वहां पे क्या किया जा रहा है, वहां पे कोर्स बेचे जा रहे हैं। ये देखो ये हरकत देखने को मिलती है। अब यहां से इरिटेशन निकल कर आती है सारी, मतलब ये मेहनत कर रही है टीम बैठकर यहां पर, भाई साहब इनका नोट्स बना रही है, उनको हिंदी और इंग्लिश में ट्रांसलेट करके एसएलवी पीडीएफ पर डाल रही है, और यहां पर मान लीजिए 800 लोग जुड़ गए। ये अभी कुछ दिनों की बात है, आप लोग खुद देख लो, जब से यहां पर हम लोगों ने स्टार्ट किया तब से अब तक की बात आप लोगों को देखने को मिलेगी। कुछ ही दिनों से यहां पर 800 लोग यहां पर जुड़ गए। 800 में से अगर 4-5 ने भी इनका कोर्स खरीद लिया जाकर वहां पर, इसको देखकर कि हाँ क्या कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं,
तो क्या होगा, आराम से ये क्या करेंगे, पैसे ठक्कर ले जाएंगे वहां से। ये सारे का सारा एसएलवी का ऐसा का ऐसे ही कॉपी मार दिया, जरा सा भी आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। रिपोर्ट कर दिया हालांकि चैनल को, अभी इनको सुधारा जाएगा। पर लेकिन सबसे खतरनाक चीज क्या है यहाँ पर, मतलब मेहनत कर रहा है कोई और, इसको बेचकर पैसा कमा लो तुम, करंट अफेयर के नोट्स बेचे जा रहे हैं वहां पर जाकर। तो ये हरकतें आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। कोई भी ऐसा चैनल दिखता है उसको रिपोर्ट करिए। और एसएलवीपीडिया पर भी मैं वही लगा दूंगा जो मैंने अभी लगा रखा है बेसिकली यहां पर आंसर राइटिंग ग्रुप के अंदर में, वहां पर ये कर रखा है, कोई कॉपी नहीं कर पाएगा। एसएलवीपीडिया पर मैं जानबूझ के नहीं लगा रखा था, मैंने कहा चलो ठीक है, आंसर राइटिंग ग्रुप में कोई भी एक भी चीज जो है वो कॉपी नहीं कर पाएगा। यहां पर खुद देख लो, आप लोगों को कॉपी करने की कोशिश करोगे यहां पर तो अलाउ ही नहीं है यहां पर कॉपी करना, कहीं पर भी आप लोगों को नहीं दिखेगा यहां पर। तो ये रीजन है यहां पर, तो यही काम करना पड़ेगा इसमें। अगर इस तरीके की हरकतें करेंगे, मतलब ये तो नेक्स्ट लेवल की मतलब घटिया हरकत होती है एक तरीके से, क्या ही बोलूं इसके बारे में। इंसान जो है उसको वहां से कॉपी करके वहां पे डाल रहे हैं, यहाँ पर लगे हुए रात को बेसिकली यहाँ पर दुनियादारी, और ये भाई साहब उसके मजे ले रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये हरकत आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो ये ऐसे कोई भी चैनल होता है तो उसको रिपोर्ट करो कि बच्चे ने शेयर किया है। ये देखो सारी चीजें आप लोगों को वहां पर प्रोवाइड करा रखी है बेसिकली एसएलवीपीडिया पर, और ये उसको सबको पोस्ट कर यहाँ पर ये हरकतें कर रहे हैं। तो ये फेक चैनल इतने बनते हैं ना जिसकी कुछ हद नहीं है, तो इनको कंट्रोल करना जरूरी है, वरना ये सर पे नाचने लगते हैं फिर, और फिर वहां पर जाकर उल्टी सीधी चीजें बेचते हैं और बच्चा कहता है कि सर आपका कंटेंट था, हमने तो ट्रस्ट करके खरीद लिया। तो यार ये थोड़ा सा देखा करो इन चीजों को, ठीक है। पर्सन इन न्यूज मैंने आप लोगों से पूछा था, तो यहां पर इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, इनका नाम आप लोग याद रखिएगा। इनका नाम है मोहम्मद यूनुस। इनको 2006 में नोबेल पीस प्राइज मिला था। अभी यहां पर इनके खिलाफ केस चल गया करप्शन का बांग्लादेश के तहत में। इनकी ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर जिसका नाम है बेसिकली ग्रामीण टेलीकॉम। तो यहाँ पर उसके डायरेक्टर हैं, यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उनके खिलाफ भी, और यहाँ पर इनके खिलाफ भी यहाँ पर अभी फंड को मिस यूज करने का या फिर फंड को मिसिंग फंड बेसिकली गायब करने का आरोप इनके ऊपर लगाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे कई सारे लोग जो हैं फिलहाल के टाइम पर मैं जो बातें आप लोगों को बताने जा रहा हूं उसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहां से एक नया एंगल जानने को मिलेगा और थोड़ा सा इंडिया का भी कनेक्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा। अभी फिलहाल के टाइम पर यहां पर इनके ऊपर जो आरोप लगाए गए, अमेरिका जो है वो यहां पर इनका सपोर्ट कर रहा है कि यहां पर ये सही है कहीं ना कहीं, और इनको गलत तरीके से पॉलिटिकली कहीं ना कहीं इनको अपने कंट्रोल में करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों को यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं जिसको जानकर आप लोग थोड़े से हो सकता है कि हैरान भी हो जाए, पर लेकिन ये एक सत्य चीज है जो कि आप लोगों को समझनी पड़ेगी, और ऐसा ही है अमेरिका। आप लोगों को पता है कि रसिया और यूक्रेन की लड़ाई में अमेरिका ने पूरा प्रेशर बनाया हमारे देश भारत के ऊपर में कि हम लोग रसिया का साथ न दें। इसके लिए उन्होंने पूरे शाम दाम दंड भेद लगाए। तो इंडिया ने जो है साफ साफ जो है वो मना कर दिया कि कहीं ना कहीं जो है एक तरीके से हम लोग तुम्हारे अपोज में। तो अभी नया तरीका क्या ढूंढा है, यहां पर भी बांग्लादेश की सरकार ने ये आरोप लगाया है किसके ऊपर में, अमेरिका की सरकार पर, कि वो क्या कर रहे हैं, वो अपोजिशन को भड़का रहे हैं और यहां पर उनको सपोर्ट प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि बांग्लादेश की सरकार जो है वो यहां से डिस्टेबलाइज कर दी जाए। क्योंकि आज की डेट में जो बांग्लादेश की सरकार है वो हमारे देश के हिसाब से काफी अच्छी है, वहां पर रेडिकल जो लोग हैं उनको वो उभरने नहीं देती है। इसकी वजह से हमारे पड़ोस में शांति बनी रहती है और हम लोग सही जगह फोकस कर पाते हैं। अगर बांग्लादेश में कुछ भी गड़बड़ होना स्टार्ट हो गया तो सोचो हमारा वेस्ट बंगाल, हमारा मेघालय, आसाम, त्रिपुरा, ये सारे के सारे जो एरिया है, मिजोरम, यहां पर दिक्कत होनी स्टार्ट हो जाएगी। इवन अगर बांग्लादेश के साथ में हमारे रिलेशन अच्छे ना बने और चाइना ऊपर से बदतमीजी काटे, यहां से बांग्लादेश बदतमीजी करना स्टार्ट कर दे, तो नॉर्थ ईस्ट के साथ में हमारे कनेक्शन जो है वो ढीले पड़ जाते हैं। तो ये सारी की सारी बातें जो है वो यूएसए समझता है। तो अभी बांग्लादेश की सरकार ने ये बोला कि यहां पर जो अमेरिका है वो क्या कर रहा है, वो इस सरकार को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है, और यहां पर एक पर्टिकुलर आइलैंड भी है उसको भी लेने की कोशिश कर रहा है अपने कंट्रोल में, क्योंकि इंडिया अमेरिका का साथ नहीं दे रहा है। तो इसलिए अमेरिका जो है वो ऐसी हरकतें कर रहा है क्योंकि पड़ोस में चाहता है कि कोई ऐसा इंसान आकर बैठ जाए जिससे वो इंडिया को कंट्रोल कर सके। मैं आप लोगों को बता दूं, इस दुनिया में सबसे खतरनाक, सबसे बेकार, सबसे बिना पैंदी का लोटा अगर कोई देश है तो वो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। उसके आप लोगों को हमेशा देखने को मिलेगा वो अपने बाप का भी सगा नहीं है इंसान, अगर उसको फायदा दिखे तो अपने बाप को गोली मार दे 1 मिनट में, ऐसा इंसान आप लोगों को नजर आएगा। तो इनका जिसने पैदा किया उसी को वो ट्रस्ट नहीं कर रहा है और तो किसको ट्रस्ट करेगा। ये सिचुएशन आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। हालांकि यूएसए ने सारे आरोप जो है उनको बेबुनियाद बता दिए, पर इन रियलिटी में इसकी बांग्लादेश के अंदर में क्या इंटरेस्ट आ गया अभी से। अब तक तो कोई इंटरेस्ट नहीं था, इतनी जल्दी बांग्लादेश के अंदर में इसका इंटरेस्ट आ गया। वहां पे कुछ भी पॉलिटिक्स हो रही है, इंटरनल पॉलिटिक्स पे कमेंट कर रहे हैं। मतलब एक छोटा सा देश भाई साहब मैप के अंदर में, और इतना बड़ा देश, इतना पावरफुल देश, उसमें इंटरेस्ट ले रहा है। समझ रहे हो आप लोग यहां पर क्यों इंटरेस्ट ले रहे हो भाई साहब, तुम अब तक तो ले नहीं रहे थे। तो ये सारी की सारी पॉलिटिक्स होती है, जियो पॉलिटिक्स, तो यहां पर समझनी पड़ेगी। और उसी जियो पॉलिटिक्स का शिकार जो है यहां पर ये अभी यहां पर जो नोबेल प्राइज विनर है
ये यहाँ पर बने हुए हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पर ये मुद्दा देखने को मिल रहा है। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पर किस लेवल पर जाकर इंसान गिरता है। तो ये सिचुएशन समझने की कोशिश करो, आप लोग देखोगे तो आप लोगों को सारी चीजें समझ में आएगी कि कौन कहां पर कैसे खेल रहा है। तो सब खिलाड़ी हैं भाई साहब, जिसका मौका मिले वहां पर चौका मारने की, तब उसमें एक तरीके से चौका मारने की उसमें तवज्जो में रहता है कि बस हाँ अपना काम करके निकल ले। तो ये सिचुएशन आप लोग समझ सकते हैं। तो ये है पूरी हरकत। तो इसीलिए मैंने पर्सन इन न्यूज जो आप लोगों से पूछा था, यही पर्सनैलिटी है जिनके बारे में आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा पीडीएफ कई सारे बच्चे बोलते रहते हैं यार है, तो देखो आप लोग यहाँ पर 7 अक्टूबर तक सारी पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करा दी है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आराम से अभी जो बची हैं आजकल में इनको भी कंप्लीट कराया जाएगा। सारी हिंदी और इंग्लिश में प्रिंटेबल फॉर्म में सारी पीडीएफ आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। ठीक है, और आंसर राइटिंग के लिए अगर आप लोगों को कॉपी चाहिए होती है तो इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। ये स्टडी लवर जो आप लोगों का चैनल है वहां पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये ऑफिशियल है, इसमें 1.5 लाख से भी ज्यादा लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो इसको आप लोग यहाँ से देख लेना, ये आप लोग यहाँ से इसको ज्वाइन कर ले। 2 ही चैनल है मेन अगर आप लोग बात करेंगे यहाँ पर, एक तो ये हो गया और दूसरा है जहां से आप लोग डायरेक्ट आप लोगों को नोट्स और वो प्रिंटेड फॉर्म में मटेरियल मिल जाते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए कोई भी पेमेंट नहीं है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी, तो जीएसटी काउंसिल जो है वो रिसेंटली अभी न्यूज में है, तो इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पर बताई जाएगी। जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग हुई थी उसमें कुछ टैक्सेस के बारे में यहाँ पर बात की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया कि कई सारे टैक्स यहाँ पर अभी देखने को मिले, इवन कई सारे रिफॉर्म की बात की गई यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर बात की जाए तो अभी आप लोगों को पता है कि जीएसटी काउंसिल जो है वो काफी लंबे समय से टैक्स के इशू पर यहाँ पर कई जगह एम्बिग्यूटी रहती है, यानी कि क्लैरिटी नहीं रहती है, उसको सुधारने की बात की जा रही है। अभी मोलेसिस यहाँ पर 28% टैक्स लगा करता था। ठीक है, अभी उसको घटाकर 5% कर दिया है। मोलेसिस क्या होता है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था ना, जैसे गन्ना होता है उसको पिराई करते हैं तो उसमें से जो खोई निकलती है उसके बारे में बातें की जा रही है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है जिसके बारे में सबसे ज्यादा टेंशन रहती है, जीएसटी काउंसिल जो है वो यहाँ पर इसके अंदर में इंक्लूड नहीं है इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम और एल्कोहल। ये इतने खतरनाक है जो कि सबसे ज्यादा पैसा जो है वो सरकार के द्वारा यहीं से इकट्ठा किया जाता है। तो अभी यहां पर सबसे बड़ा मुद्दा यह कि यार इसको कैसे लेकर चलना है, क्योंकि जब तक यहां पर ये चीजें नहीं सुधरेंगी तब तक जो है कहीं ना कहीं टैक्स का अलग अलग स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। आप लोग पेट्रोल का प्राइस जाएंगे, कोई कहेगा उत्तर प्रदेश से ले लो, कोई कहेगा हरियाणा से ले लो, कोई कहेगा तमिलनाडु से ले लो, कोई कहेगा गुजरात से ले लो, क्योंकि सब जगह अलग अलग प्राइस आप लोगों को देखने को मिल जाता है। तो इसलिए जरूरी है कि इसको किस तरीके से लेकर चलें। अभी जो यहाँ पर हमारे देश के अंदर में ये स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। कोविड-19 के टाइम पर आप लोगों ने देखा होगा दारू के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस किया गया था। रीजन क्या है, रीजन उसका सीधा सीधा यहाँ पर यह था कि दारू जो है ना वो स्टेट की कैटेगरी में आती है, तो सबसे पहले ठेके खोले गए ताकि स्टेट को थोड़ा सा पैसा मिल सके। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इंसान की हेल्थ खराब हो रही है ऑलरेडी कोविड-19, हाँ उनको दारू पिलाओ पैसा कमाओ। ये सिचुएशन आप लोगों ने इवन दिल्ली के अंदर भी देखने को मिली, सबसे पहले यहाँ पर दारू के ठेके खोले गए। ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस अलग अलग आप लोगों को अलग अलग स्टेट में देखने को मिलता है। तो जो यूनिफॉर्म हमारे देश में चीजें करने के लिए एक पर्टिकुलर सिस्टम लाया गया था जीएसटी, कि पूरे देश में सब कुछ यूनिफॉर्मिटी आप लोगों को देखने को मिलेगी, वो यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलती नहीं है। तो इसके अंदर बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिल रही है, तो उसके ऊपर फोकस देने की बात की जा रही है। अभी एक अच्छी चीज यहां पर क्या की गई जिसमें कई सारे राज्य परेशान हो रहे थे और मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था, इसको बोलते हैं ENA। ठीक है, तो ये आप लोग यहां पर याद भी रख सकते हैं, इसको बोलते हैं क्या है, एक्सट्रैक्ट नेचुरल एल्कोहल। ठीक है, तो ये वाली जो चीज थी इसको अभी यहां पर स्टेट की कैटेगरी में डाल दे कि भाई साहब तुम अपने हिसाब से देख लो, क्योंकि मैक्सिमम ट्राइबल कम्युनिटी यहां पर इसका यूज करती ही पाई जाती है। तो इसकी वजह से यहां पर ये चीजें आप लोगों को देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं देखो जीएसटी जब लेकर आएगा ना, इसका बेसिक पर्पज ये था कि यार एक ऐसी चीज हम लोग लेकर आ रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं हमारे एक सिस्टम के अंदर में फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट जो है उसको इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है। पर लेकिन वो फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट जो है वो इतना फायदा दिखाता हुआ नजर नहीं आ रहा जितनी उससे एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही थी। अभी कोविड-19 के टाइम पर फेल हो गए फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट, सेंटर और स्टेट की जब यहां पर बनी नहीं एक दूसरे के साथ में, तो ये काफी बुरी कंडीशन यहां पर देखने को मिली। अभी मुद्दा यहां पर यह कि ये ऐसा सिस्टम हम लोग इंप्लीमेंट कर चुके हैं जो कि कई सारे देश जो है इसको लेकर परेशान थे पहले से और उन्होंने भी इंप्लीमेंट किया, तो फायदा देखने को मिला। पर लेकिन मुद्दा ये रहता है कि वन देश के अंदर में वन टैक्स होना चाहिए। आज भी जीएसटी के अंदर में अलग अलग टैक्स रेट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। किसी प्रोडक्ट पर तो आप लोगों को 0 लगाया गया है, ठीक है, किसी प्रोडक्ट पर आप लोग देखते हैं वहां पर आप लोगों का 5 लगाया गया है, किसी पर 12 है, किसी पर 18 है। तो अलग अलग टैक्स स्ट्रक्चर आप लोगों को यहां पर देखने को मिलता है। तो इस टैक्स स्ट्रक्चर को एक करने की बात की जा रही है। सबसे पहले तो यह है कि देश के अंदर में एक ही टैक्स होना चाहिए। तो क्या यह पॉसिबल है? तो इसी के लिए हमारे संविधान में संशोधन कर यहां पर हम लोगों ने क्या किया था, जीएसटी को इंप्लीमेंट किया था। और 101वां संविधान संशोधन था ये, जिसको बोला गया था वन नेशन वन टैक्स। तो ये इसका नाम भी दिया गया था उस टाइम पर लेकिन वो हुआ नहीं। इसके अंदर में हम लोगों ने क्या किया,
सारा का सारा जो भी इनडायरेक्ट टैक्स हुआ करता था, वो इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो हम लोगों ने इसके अंदर में सब्ज्यूम कर दिया। और उसी इनडायरेक्ट टैक्स को सब्ज्यूम करने के बाद में हम लोग आज की डेट में एक टैक्स लेकर आए, जो कि यहां पर सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी और इसी के साथ में इंटर जो दोनों के बीच का है, तो ये 3 जीएसटी हम लोगों ने यहां पर लेकर आए। इसमें सेंट्रल एक्साइज आप लोगों ने सब्ज्यूम कर दिया, इसमें सर्विस टैक्स आप लोगों ने डाल दिया, इसमें बहुत सारे टैक्स आप लोगों ने डाल दिए। इवन स्टेट के लग्जरी टैक्स हो गए, ऑक्ट्रोय एंट्री टैक्स हो गए, लॉटरी टैक्स हो गए, स्टेट वैल्यू एडेड वैट वाला टैक्स हो गया, सारे इनडायरेक्ट टैक्स थे। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं? जब आप लोग डायरेक्टली पे नहीं करते हो, यानी कि आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, इंटरनेट का रिचार्ज कराया, उस पर आप लोगों ने टैक्स पे किया, तो ये इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। आप लोग होटल में जा रहे हो, खाना खा रहे हो, वहां पर होटल का बिल देखना, उसमें टैक्स लगा होता है, ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है। होटल वाले लेते हैं और फिर भी उसको जीएसटी फाइल करते हैं आगे चलकर, ठीक है। जैसे आप लोग एसएलवी अगर कोई क्लासेस आप लोग लेते हो तो उसमें देखना 18% का जीएसटी लगा होता है, यानी कि जो भी प्राइस आप लोग पे कर रहे हो ना, उसमें से डायरेक्ट 18% सरकार लेती है। तो यहां पर सरकार के बिहाफ में उसको जो है कलेक्ट किया जाता है और फिर हर महीने जो है उसका जीएसटी जो है वो फाइल कर दिया जाता है। तो ये भी इनडायरेक्ट टैक्स ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये सारा का सारा सरकार के पास में जाता है, ठीक है। तो जो भी फीस होती है, सोचा करो कि 18% तो उसमें से सरकार के पास में जा रहा है सीधे सीधे, तो आप लोग इससे अंदाजा लगा सकते हैं। तो यहां पर ये सारा बेसिकली, जब मुझे स्टार्टिंग में ये चीजें स्टार्ट हुई तो मुझे ऐसा लगता था कि यार ठीक है, जो भी प्राइस है, जैसे मान लीजिए कोई कोर्स है उसका 4000 प्राइस है, तो यहां पर 18% इसका दे दिया, ठीक है, मैंने कहा जीएसटी चला गया, टैक्स पेमेंट हो गया। फिर मुझे इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन नहीं थी, ठीक है। फिर यहां पर 18% तो दे दिया ये, इसके बाद में क्या होता है, जो भी अर्निंग हुई है ना, ये अर्निंग जो भी आप लोग की हुई है, इस अर्निंग पर आप लोगों को 30% इनकम टैक्स देना होता है। मैंने कहा यार ये 18% तो ले लिया, 30% क्या, मैंने कहा इससे काम कैसे चलेगा, टीचर की फीस कहां से आएगी यार, ये तो मतलब सारा सिस्टम कैसे चलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें जब मुझे लगी, मैं एक तरीके से मैंने कहा यार ये तो बड़े घाटे के सौदे यार, इसको कैसे किया जाए। इसलिए कई सारे लोग आप लोगों ने देखा, फीस जो लेते हैं ना लोग इतनी फीस बढ़ा के क्यों लेते हैं, उसके पीछे रीजन ही रहता है कि उनको ये तो जीएसटी देना है, फिर इनकम टैक्स पेमेंट करना है। और कई सारे लोग क्या करते हैं, वो यहां पर फीस तो अलग से लिख देते हैं और एक्सक्लूडिंग जीएसटी कर देते हैं, यानी कि जीएसटी को अलग से लेते हैं। क्यों? क्योंकि जीएसटी रियलिटी में कहां जाना है, ये सरकार यानी कि गवर्नमेंट के पास में जाना है। तो ये सिचुएशन यहां पर देखने को मिली थी, इसीलिए तो लोगों ने बोला था कि सर कटोरा लेने का मूड है क्या हाथ में, जब ये सारी चीजें चल रही थी। मैंने कहा ठीक है यार, जब कर दिया तो कर दिया, अब देखते हैं। तो सिचुएशन क्या है, सिचुएशन सीधी सीधी घुमा फिरा कर ये आती है कि ये चीज जो है ये जनता नहीं समझ पाती है। क्योंकि जीएसटी जो है नॉर्मली जैसे लग गया, आप लोगों ने होटल में गए, आप लोग बोलेंगे होटल में खाना खाया, यार पनीर बड़ा महंगा था, ठीक है यार, ये सब्जी रोटी बड़ी महंगी थी। तो वो महंगी क्यों लग रही है? क्योंकि सरकार का भी वो ये थोड़ी ना बोले कि भाई साहब ये पनीर जो है, ये एक पर्टिकुलर जो कढ़ाई पनीर जो 1/4 है, ये 50 रुपए का है, ठीक है। वो आप लोग क्या बता रहे हैं, ये 80 रुपए का है। क्यों? क्योंकि 30 रुपए इसमें वो अपना जीएसटी पे कर रहे हैं। तो ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो मैक्सिमम पैसा जो है वो सरकार के पास में इनडायरेक्ट वे में जाता है। कहीं खाना खा रहे हैं, कहीं इंटरनेट का रिचार्ज कर रहे हैं, कहीं क्लासेस ज्वाइन कर रखी है, तो ये इसीलिए इसको इनडायरेक्ट टैक्स बोला जाता है। ये जाकर सरकार के पास में इकट्ठा होता रहता है। तो यहां से फिर ये शेयर होता है किसके बीच में, ये सेंटर और स्टेट के बीच में फिर शेयर होता है। इसी के लिए हमारे देश के अंदर में कौन है, वो है फाइनेंस कमीशन, जो कि आर्टिकल कौन से के अंदर में, 280 के अंदर में। तो फाइनेंस कमीशन फिर यहां पर शेयरिंग वाला फंडा लेकर आता है। तो ये बातें आप लोग यहां पर याद रखिएगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आप लोग कई बार बनते हैं, ठीक है। तो इसको लेकर कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। बाकी जीएसटी के बारे में जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन होगी वो सारी टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दी जाएगी, उसको वहां से जाकर आप लोग देख लेना। सारी की सारी चीजें जो है वहां पर इकट्ठी आप लोगों को एक जगह मिल जाएगी, ठीक है। स्टैटिक इन्फॉर्मेशन के बारे में बात कर रहा हूं कि जीएसटी कब आया, कैसे है, सारी चीजें जो कि आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। वैसे देखा जाए तो हमारे वीपी सिंह की गवर्नमेंट थी, उन्होंने 1986 में आपकी बजट के अंदर में कि ऐसा कुछ लेकर चलने का मूड बन रहा है, किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए, पर बाद में चलकर 1 जुलाई को इंप्लीमेंट किया गया देश के अंदर में। इसलिए आप लोग जीएसटी डे के रूप में उसको सेलिब्रेट करते हैं। जीएसटी काउंसिल के बारे में याद रखिएगा, वो यहां पर एक फेडरल बॉडी है, ऐसा है हमारे देश के अंदर में, फेडरल इंस्टीट्यूशन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। 5 रेट है, 0, 5, 12, 18, 28, ये है जो आप लोग याद रखते हैं। और हाईएस्ट टैक्स स्लैब भी आप लोगों को देखने को मिलेगी, वो है 40%, जिसमें सब कुछ जुड़ जुड़ाकर फिर वो सर पे पड़ता है, जिसके आके वो बोलता है कि भाई साहब क्या करूं मैं। आप लोग देखो सनील ग्रोवर का नाम सुना है, वो बंदा जो है वो जीएसटी को लेकर बड़ा खींचता रहता है, टैक्स को लेकर। कहता है कि यार सरकार, इंसान जो है कोई अगर कुछ करना चाहता है देश के अंदर, सरकार करने नहीं जाती, इतना टैक्स लगा देती है। और जो बड़े बड़े लोग हैं, ये अगर सोचो आप लोग अदानी अंबानी टाइप के जो लोग हैं,
वो कितना टैक्स पे करते होंगे, ठीक है। कभी सुना आप लोगों ने उन्होंने इतना टैक्स पे कर दिया? वो सारे टैक्स के लूपहोल ढूंढ के बैठे हैं। तो टैक्स कौन पे करता है? मैक्सिमम गरीब तबका सोसाइटी का वो पे करता हुआ पाए जाते हैं यहाँ पर। जैसे आप लोग हमेशा टैक्स पे करते हैं जो भी प्रोडक्ट आप लोग ले रहे हैं। तो ये होती है सारी कहानी। अक्सर जो है ऊपर वाले यहाँ पर बच जाते हैं। तो जीएसटी जो है ये है अच्छा, पर लेकिन वो ये कि इंप्लीमेंटेशन कैसे होता है उसकी वजह से दिक्कत देखने को मिलती है। टैक्स के ऊपर फिर सेस लग जाता है, टैक्स ऑन टैक्स, ये अलग से दिक्कत निकल कर आती है। तो ये सारे कहानियां चलती रहती हैं, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, एग्जाम के लिए आप लोग इसको याद रखिएगा। यहाँ पर जो नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पर ये काफी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर ये इसके बारे में कई सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बताऊंगा। हालांकि थोड़ा सा गवर्नमेंट को अलग तरीके से देख रहा है, पर लेकिन मैं आप लोगों को बेसिक चीजें बताऊंगा जिससे कि आप लोग चीजों को समझ पाएंगे। आप लोगों को पता है हमारे देश के अंदर में हम लोग जब अपनी इकोनॉमी को काउंट करते हैं तो क्या बोलते हैं कि हमारा जीडीपी जो ग्रोथ है वो इतना शानदार है। यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या फिर हिंदी में बोलूं तो सकल घरेलू उत्पाद को आप लोग चेक करते हो, है कि नहीं। इससे पता चलता है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था कैसी चल रही है। अभी यहां पर हमारे देश के अंदर में G20 की मीटिंग हुई शानदार तरीके से, क्योंकि उसके अंदर भी जीडीपी के बारे में बात की जाती है। पर लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कोविड-19 के टाइम पर क्या नुकसान हुआ, क्या क्या चीजें हुई, हम लोग इंसान जो है उससे उभर कर आगे आ चुके हैं। अब फिर से जिंदगी जीना नॉर्मल तरीके से स्टार्ट हो चुके हैं। तो यहां पर अभी इलेक्शन भी हमारे देश के अंदर में आने वाले हैं। तो सबसे बड़ा सरकार का मुद्दा क्या रहता है कि ये दिखाए कि जीडीपी हमारी कितनी बढ़ रही है। पर लेकिन यहां पर अब बहुत लंबे समय से ये मांग चल रही है कि आप लोग जीडीपी के बारे में, ग्रोथ के बारे में न बात कर आप लोग ये बात करो कि आप लोग एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा कितना कर रहे हो। यानी कि दो तरीके होते हैं अगर चीजों का आप लोग देखा जाए। अगर आप लोग एक तो ये बोले कि यार मेरे पास में 1 करोड़ रुपए रखे हुए हैं, ठीक है, चिल्ला कर मैं बोलूं, ठीक है, कि मेरे पास में भाई साहब 1 करोड़ रुपए रखे हुए हैं। पर लेकिन जब खर्च करने की बात आए, मैं खर्च कितने कर रहा हूं? मैं खर्च कर रहा हूं 5 रुपए, मतलब 5% भी, या फिर बोलो कि 5% खर्च कर रहा हूं, और उसको भी ढंग से खर्च नहीं कर रहा हूं। यानी कि देखने वाली बात यह है कि हम लोगों को अगर निकालनी है अपनी चीजें ढंग से, कि हम लोग अगर बात करें कि किस तरीके से हमारी व्यवस्था चल रही है, तो हम लोग इनकम के ऊपर फोकस न देके एक्सपेंडिचर के ऊपर फोकस हम लोग को देना चाहिए कि कितना हम लोग डेवलपमेंट में खर्चा कर रहे हैं। तो उस चीज के हिसाब से हम लोग को चीजें काउंट करनी चाहिए। मतलब इसके ऊपर ही रहता है कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बोल रहे हैं और डेवलपमेंट कहीं दिख नहीं रहा है। कई बार तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि डेवलपमेंट के नाम पर बस हाँ ठीक है डेवलपमेंट हो रहा है, पर लेकिन सिचुएशन वही है। एक टाइम ऐसा था कि एक इंसान घर से 100 रुपए लेकर चले तो वो बहुत सारे आइटम खरीद कर ले आता था, ठीक है, उस 100 रुपए में। एक टाइम ऐसा हुआ करता था। आज के में 100 रुपए में आप अपना किराया दे लेना ढंग से कहीं जाने की बात आए तो भी बहुत गनीमत वाली बात होगी आज की डेट में। पहले जो कंडीशन ये थी कि इंसान के हाथ में 1000 रुपए आ जाए तो ये लगता पता नहीं यार क्या आ गया है। आज की डेट में 1000 जो है वो 1 लाख जैसे होते जा रहे हैं कि इंसान 1 लाख वाला भी आज की डेट में रो रहा है। अगर किसी इंसान की एक टाइम पर सैलरी जो है वो 10 से 15 हजार हुआ करती थी तो उसके सारे घर के खर्चे और उसका किराया वगैरह सब चल जाता था। आज की डेट में इंसान की सैलरी ना 35,000 भी है ना, तो भाई साहब वो रोता है कि रेंट भी जाएगा, इसमें से बच्चे की फीस भी जाएगी, ये जाएगी, और उसमें पूरा नहीं पट पाएगा। यानी कि महंगाई जितनी बढ़ गई है उसके हिसाब से इंसान की सैलरी है वो आप लोगों को बढ़ती नजर नहीं आ रही आज की डेट में। तो ये बातें यहां पर राइटर बोल रहे हैं कि खर्च कितना कर रहे हो आप लोग, ये बताओ, ये मत बताओ कि ग्रोथ कितना निकल कर आ रहा है, क्योंकि ग्रोथ तो हाइपोथेटिकल है भाई साहब। आप लोग सर्विस सेक्टर को बढ़ाकर बता दोगे कि हाँ ग्रोथ हो गया, पर इन रियलिटी में ग्राउंड लेवल पर अगर बात करें तो खर्च कितना किया जा रहा है, ये इंडिकेटर आप लोगों को होना चाहिए। कि हम लोगों ने जैसे एमजी नरेगा था उसके बारे में बात कर रहे थे कि भाई साहब उसमें से पैसा कम कर दिया वहां पर जहां पर लोगों को जॉब मिल रही थी। तो कई सारे ऐसे एरिया आप लोगों को देखने को मिलेंगे जिसमें काम करने की जरूरत है, ठीक है, जहां पर लगे कि पोस्ट डिमोनेटाइजेशन देखो कितने सारे काम धंधे बर्बाद हो गए, कोविड-19 के बाद में कितने काम धंधे बर्बाद हो गए लोगों को। तो आप लोगों ने देखा क्या वो रिकवर कर पाए हैं, उसके बारे में बात ही नहीं की किसी ने ढंग से कि हाँ आज की डेट में कई सारे लोग आज की डेट में भी उससे जूझ रहे हैं। तो रिजल्ट जो आप लोग यहां पर देख रहे हो वो फाइनल, वो देखने का तरीका ही दूसरा है, उसको देखने का नजरिया सबसे पहले आप लोगों को चेंज करना पड़ेगा। तो ग्रोथ रेट में इन्वेस्टमेंट देखो, खर्चा देखो आप लोगों ने कि हाँ एजुकेशन पर इतना खर्च कर दिया। आप लोग खुद देख लो ना, तो हम लोग एजुकेशन पर ढंग से खर्च करते हैं, ना हम लोग हेल्थ पर ढंग से खर्च करते हैं, कोविड-19 ने बता दिया, ना ही हम लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर ढंग से खर्च करते हैं। खर्चा कहां पे किया जा रहा है आप लोग खुद देख लो, जैसे कि लोन माफ कर दिए, ठीक है, डेवलपमेंट पर कहीं खर्चा ही नहीं हो रहा है जिस तरीके से होना चाहिए, अगर उस तरीके से जितना देखा जाना चाहिए, जिसके ऊपर अभी जवान मूवी में ये चीजें तो दिखाई गई है कि इन रियलिटी में पैसे की कमी नहीं है। आप लोग जानकर हैरान होंगे दुनिया में इलेक्शन के ऊपर सबसे ज्यादा खर्च करने वाला देश कौन है, वो है इंडिया, वो है भारत, समझ रहे हैं। और यहां पर गरीबी के मामले में भी सबसे ज्यादा हमारा देश देखने को मिलेगा। इतना ज्यादा ह्यूज इंपैक्ट आप लोग यहां पर समझ सकते हो, क्यों? क्योंकि जनता भी ऐसी हो गई है, उनको फ्री की चीजें बांटना और वो चीजें उनमें मजा आने लगा है उनको
कि फ्री का सिलेंडर फ्री की है और पता नहीं क्या क्या चीजें मिल जाती हैं। उससे क्या रहता है, उससे लोग लुभावनवाद की काम करके ये निकल जाते हैं अपना और फिर 5 साल तक लाइफ को एंजॉय करते हैं। तो ये सबसे ज्यादा खतरनाक सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलेगी, जिसके ऊपर काम करना है यहां पर। वरना ये लोग लुभावनवादी चीजें जो है वो ग्राउंड लेवल पर चीजें नहीं सुधार पाती। तो ये मैनेज करना पड़ेगा सरकार को भी कि हाँ, पर कैपिटा इनकम पर फोकस देना पड़ेगा, ठीक है। ग्रोथ पर फोकस ना दे, पर कैपिटा इनकम इंसान के हाथ में कितनी आ रखी है। पर कैपिटा इनकम कितनी क्या होती है, एक इंसान के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं, समझिएगा इसको थोड़ा। एक गांव के अंदर में अगर आप लोगों से बात की जाए, टोटल मिलाकर 1000 लोग रहते हैं, ठीक है। 1000 लोग रहते हैं और इस गांव की इनकम जो है वो कितनी है, वो है 1 लाख। 1 2 सैकड़ा 1000 10,000 लाख, ठीक है। अभी यहां पर अगर बात करें तो पर कैपिटा इनकम क्या हो गई इस गांव की, यहां पर 3 जीरो से हमने 3 जीरो उड़ा दी। तो हर एक इंसान के हिस्से में, एक पर्टिकुलर पर्सन के हिस्से में कितने आ गए, 100 रुपए आ गए। तो ये इस इंसान की पर कैपिटा इनकम है। तो यानी कि इंसान के हाथ में जो है वो पैसा पहुंचना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप लोग पर कैपिटा इनकम जो है बस वो काउंट कर कर बता दो कि हाँ इतनी हो गई, क्योंकि ये पर कैपिटा इनकम जब देश की काउंट की जाती है, एक साइड में यहां पर अदानी हो गए, एक साइड में अंबानी हो गए, एक साइड में बिरला हो गए, ये सबकी इनकम काउंट करके और फिर देश की पॉपुलेशन से उसको डिवाइड कर दिया जाता है। तो यहां पर रिक्शा वाले के हिस्से में भी अच्छा खासा पैसा आता है, पर इन रियलिटी तो उसके हिस्से में पैसा ही नहीं है, ठीक है। तो यहां पर अगर आज की डेट में आप लोग बात करें तो ये भी चीजें आप लोगों को देखने को पड़ेगी कि आप लोग नहीं बोलते हैं कि पर कैपिटा इनकम इतनी होगी, पर लेकिन रियलिटी में क्या डेवलपमेंट हुआ है उस इंसान की जिंदगी में। पर कैपिटा इनकम भी अगर आप लोगों को देखनी है तो उसको ये देख, एक्चुअली पर कैपिटा इनकम देखनी नहीं चाहिए अगर ढंग से देखा जाए तो, ठीक है। क्योंकि पर कैपिटा इनकम वो सही इंडिकेटर है ही नहीं है, क्योंकि वो सबका पैसा इकट्ठा करके डिवाइड करके वो निकाल देता है पर कैपिटा इनकम बढ़ गई। पर क्या कोई इंसान जो झुग्गी झोपड़ी में बैठा हुआ है उसके हिस्से में कुछ पॉजिटिव चीज आई यहां पर, नहीं आई है। तो फिर पर कैपिटा इनकम किस काम की रहेगी यहां पर, अच्छी ये बता दो मुझे। तो ये मुद्दे ऐसे हैं जिनके ऊपर बात करनी पड़ेगी, सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, वरना ये प्रॉब्लम आप लोगों को ऐसे ही देखने को मिलेगी। तो इसके बारे में यहां पर बात की जा रही है, जो कि जरूरी भी है। तो देश के अंदर में कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट होना चाहिए, ये बातें यहां पर बोलने की बात की जा रही है। जब तक कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, तब तक रियलिटी में वो सॉल्यूशन ही निकल कर नहीं आएगा जिसकी ग्राउंड लेवल पर रिक्वायरमेंट है। तो ये बात आप लोग यहां पर याद रखेगा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है काफी ज्यादा, जो कि आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरीके से ग्रोथ देखनी है, कि इंसान की जिंदगी में चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या वो इन्फ्लेशन के साथ में जूझ रहा है, वो उस पैसे में अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर पा रहा है कि नहीं पा रहा है, ये सारी चीजें आप लोगों को समझनी पड़ेगी। तो बहुत ही बेसिक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, याद रखिएगा, ठीक है। एक आर्टिकल फिर रिजर्वेशन बिल के बारे में आप लोगों से कई बार डिस्कस किए जा चुके हैं रिजर्वेशन बिल, फिर भी इसके बारे में नोट्स जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, क्योंकि हर एक आर्टिकल के नोट्स जो है वो आप लोगों को मिल जाते हैं। तो उसमें थोड़ा सा आप लोग देख लेना ये कौन से नंबर का बिल है, पहले तो आप लोगों को ये बताना है, आप लोग ये कौन से नंबर का फिर एक्ट बना, फिर आप लोग ये बताइए। सबसे बड़ी बात जो बार बार डिस्कस की जा रही है वो आप लोग को याद रखनी है, हमारे देश के अंदर में मैंने आप लोगों से आर्टिकल डिस्कस भी किए थे कि अभी किस तरीके से पॉपुलेशन को हम लोग को काउंट करना है, ठीक है। तो आर्टिकल 81 और आर्टिकल 170 किससे रिलेटेड है, मैंने डिस्कस किए थे आप लोगों से, बताइए किससे रिलेटेड है यहां पर ये। तो इन आर्टिकल का इस्तेमाल ढंग से होना चाहिए। करंट स्टेटिस्टिक जो है रिप्रेजेंटेशन लोकसभा के अंदर में वो 15% है हमारे देश के अंदर में अगर देखोगे, और 12% आप लोगों को राज्यसभा में है महिलाओं का, ठीक है। यानी कि अपर हाउस में 12% है और लोअर हाउस यानी कि लोकसभा के अंदर में आप लोगों को 15% देखने को मिलेगा। तो इंडिया की रैंक जो है अगर बात करता हूं ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में, तो हमारी रैंक जो है ये मैंने डिस्कस भी की थी आप लोगों से, 141 है 185 कंट्री में से। तो कहां पर हम लोग बैठे हुए हैं, तो ये चीज हम लोग को इंप्रूव करनी पड़ेगी, तभी जाकर सिचुएशन ग्राउंड लेवल पर देखने को मिलेगी। तो 2029 में ना इंप्लीमेंट कर या फिर 2034 में ना इंप्लीमेंट कर क्यों ना फिलहाल के टाइम पर जो व्यवस्था चल रही है उसी का इस्तेमाल करते हुए इसको अभी इंप्लीमेंट कर दिया जाए। तो इसके ऊपर जोर दिया जा रहा है कई सारे राइटर्स के द्वारा। वैसे ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कब प्रस्तुत की जाती है, ये मैंने आप लोगों से डिस्कस भी की थी, बताइए जरा, देखता हूं कौन कौन इसका आंसर यहां पर दे पाता है। इसका आंसर आप लोगों को देना है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, बेसिकली बार बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह कि लोगों को उनका हक मिलना चाहिए, वरना सेंसस अभी जाकर आप लोगों का आगे आएगा, उसके बाद में डिलिमिटेशन कमीशन आएगा, तब जाकर आप लोग चीजों को यहां पर चीजें प्रोवाइड करा पाओगे। तो कितना ये सही है यहां पर, ये एक तरीके से जिस पर्टिकुलर पर्पज के लिए काम किया गया था वो तो पर्टिकुलर पर्पज साधा ही नहीं जा रहा है। तो क्यों ना आप लोग यहां पर बेसिकली जो पुराना डिलिमिटेशन कमीशन है उसी के बेस पर काम कर दो, उसी के जो आप लोगों के पास में डेटा है, ताकि अभी से ही महिलाओं को उनके अधिकार मिल जाए। 10 साल बाद उनको अधिकार के देने, 10 साल बाद पता नहीं क्या होगा, ठीक है। तो ये चीजें यहां पर बोलने की कोशिश की गई है। तो इसके बारे में आप लोग की क्या राय है बताना, बाकी नोट्स इसके सारे दे दिए गए हैं।
इनको आप लोग जाकर देखोगे सारी चीजें आप लोगों को यहां पर मिल जाएगी, हिंदी और इंग्लिश में दोनों मिल जाती है, तो उनको आप लोग टेंशन मत रहना, ठीक है। और तो इसकी पीडीएफ मैंने आप लोगों को बताई थी, पीडीएफ यहां पर आप लोगों को मिल जाएगी जो कि स्टडी लवर के नाम से, तो स्टडी लवर और एसएलवी पीडीएफ, ओके। एक और आर्टिकल आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा जो कि ऑपरेशन पोलो के बारे में है। यहां पर ये बेसिकली हैदराबाद जो है उसको इंडिपेंडेंट कराया गया था, पोस्ट इंडिपेंडेंट आप लोगों को पता है। हैदराबाद के लिए हमारी जो मिलिट्री है उसके द्वारा ऑपरेशन चलाया गया। यहां पर निजाम जो यहां पर उस्मान अली खान थे वो नहीं चाह रहे थे कि वो यहां पर बेसिकली अलाउ करें हमारे देश के झंडा लहराना, उसका संविधान लहराना। तो इसके हिसाब से जब यहां पर अगर 1941 के जनगणना सेंसस के हिसाब से हम लोग बात करें, यहां पर 81% जो थे वो हिंदू थे और बाकी के जो बच गए लगभग आप लोगों को उसमें से भी लगभग अगर आप लोग जाकर चेक करोगे तो 12% के करीब यहां पर बेसिकली आप लोगों को देखने को मिले थे मुस्लिम थे। और यहां पर रूल किया करते थे एक मुस्लिम लीडर, और वो चाह रहे थे कि देश से इसको इंडिपेंडेंट रखा जा सके। तो इसी के चलते यहां पर ये ऑपरेशन पोलो चलाया गया था हमारे देश के अंदर में, जिसके चलते यहां पर कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि हैदराबाद जो है उसको अपने देश के अंदर में मिलाया गया, जिसकी वजह से हमारा देश जो है वो यूनाइट हुआ। तो उसी के ऊपर यहां पर ये आर्टिकल बेसिकली लिखा गया है। इसके बारे में सारी बेसिक इंफॉर्मेशन जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड करा दी कि ऑपरेशन पोलो क्या है, कब स्टार्ट किया गया था, सारी बेसिक इंफॉर्मेशन है यहां पर, जिसके बारे में अगर आप लोगों को रिवीजन करना होगा तो आसानी से आप लोग यहां पर रिवीजन कर पाएंगे। तो एक एक पॉइंट आप लोगों को बता दिया, ठीक है। हालांकि अगर बात करेंगे बाद में चलकर, जैसे कि पहले स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया कि तेलंगाना आंध्र प्रदेश एक जगह थे, यहां पर अब की डेट में हैदराबाद जो है वो तेलंगाना की कैपिटल है और 2014 में यहां पर अलग कर दिया गया। तो ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोग यहां पर याद रखिएगा, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आप लोगों से। नेक्स्ट यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोगों को नोट्स भी मिल जाएंगे स्टैटिक। बिल्कुल बात की जा रही है इंडिया ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जिसको ब्रिक बोलते हो उसमें पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया उसकी मीटिंग में। आखिर क्यों मना कर दिया, ये काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आप लोगों को पता है ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसके खिलाफ यूएसए भी लगा हुआ है आज की डेट में। तो फिलहाल के टाइम पर आज की डेट में अगर आप लोग चीजों को चेक करोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है कि चाइना चाह रहा है दुनिया भर में लोगों को डेट ट्रैप में फंसाना, और उसी के चलते यहां पर ये काम कर रहे हैं। तो इंडिया ने अटेंड करने से मना कर देता 17 की भी, 19 की भी, और अभी भी यहां पर रीजन क्या है, हमारे देश के अंदर से ये होता हुआ आप लोगों को जाता हुआ नजर आएगा। ये बेसिकली कासगर हो गया, ये गवादर हो गया, तो इस पर्टिकुलर रीजन से आप लोगों को यहां तक होता हुआ ये जाता है, ठीक है। यानी कि पाक ऑक्युपाइड एरिया जो कि हमारी टेरिटरी है उसमें से चाइना ने अपना ये रूट निकाल दिया है। और चाइना क्या कर रहा है, चाइना ऑल्टरनेटिव खोज रहा है कि कैसे इंडियन ओशन के अंदर में एंट्री की जाए। तो चाइना का पूरा फोकस ये जिसके ऊपर चाइना काम कर रहा है। तो यहां से सिचुएशन खतरनाक निकल कर आती है। ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है 2013 में इनके द्वारा स्टार्ट किया गया था, ठीक है। 2013 में इनके द्वारा स्टार्ट किया गया था, और ये जो है एक तरीके से ये लैंड और सी पर एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने का काम करता है। ये एशिया को भी, यूरोप को भी, अफ्रीका को भी, ये सबको कनेक्ट करने का काम करता है। चाइना ने यहां पर 750 से भी ज्यादा, अगर बात करोगे आप लोग यहां पर $बिलियन जो है इसके अंदर में लगाए पिछले कुछ टाइम पर लेकिन चाइना ही कंप्लीटली कंट्रोल करता है। क्रिटिसाइज क्या कहता है, ये यहां पर वैसा लोगों को ये डेट ट्रैप में फंसाता है। तो डेट ट्रैप क्या होता है, पहले पैसे दे दो इतने सारे कि उसको रिटर्न भी ना कर पाए, और इसको न्यू कॉलोनिज्म का नाम यहां पर दिया गया। इंडिया का स्टैंड हमेशा इसके अपोज में रहता है, क्योंकि इंडिया नहीं चाहता है कभी भी यहां पर इसको उस तरीके से लेकर चला जाए जिस तरीके से चाइना की बदतमीजी आप लोगों को यहां पर देखने को मिलती है। क्योंकि इंडिया किसी भी चीज को जो है वो सिस्टमेटिक वे में लेकर चलना चाहता है, ठीक है। तो हम लोग जो है क्या करते हैं, हम लोग हमेशा अपनी चीजों को एक तरीके से ना तो किसी के ऊपर थोपते हैं, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है, हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि सामने वाले के साथ में, आप लोगों को पता है बांग्लादेश के साथ में हमारा टेरिटरी का डिस्प्यूट था, उसको वैसा हम लोगों ने बाकायदा अपना एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं अपना एरिया हम लोगों ने उसको दे दिया है आज की डेट में, अपना निकालकर अपने संविधान में संशोधन कर। तो हम लोग वो देश हैं जो कि पड़ोसियों के साथ में चाहते हैं अच्छे रिलेशन बने रहे, पर लेकिन ये सिचुएशन आप लोगों की चाइना को नहीं देखने को मिलेगी। मतलब उसको पता है कि ये एरिया इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई का रीजन है, पर लेकिन वो बदतमीज इंसान जो है वो उसी में आके एंट्री कर रहा है। तो इससे आप लोग अंदाजा लगाओ कि वो कितना घटिया लेवल का सोचने वाला इंसान है। वो चाहता ही इस चीजों को है कि इस तरीके से उसको बनाया जाए ताकि चीजें जो है वो उसके हिसाब से यहां पर चलती रहें, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। जो भी बातें यहां पर बताई गई, कब इसको बनाया गया था, सारी बातें, कितना इसके अंदर में पैसा खर्च किया गया है, सारी की सारी चीजें आप लोगों को यहां पर देखने को मिल जाएंगी। तो इसको आप लोग देखते हैं, कोई भी डाउट इसको लेकर नहीं होना चाहिए। पूरा चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर बात करें यहां पर, अगर चाइना का जो एक तरीके से जो एग्रेशन है इंडिया ने भी इनिशिएट कर दिया, जैसे एक्ट ईस्ट पॉलिसी हो गया, सागर इनिशिएटिव हो गया, इंडिया अफ्रीका से रिलेटेड हो गया, फ्री ये ओपन जो बात करते हैं फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव के बारे में, तो कई सारी चीजें इंडिया ने भी स्टार्ट की हैं, ठीक है, इसी को टैकल करने के लिए। तो ये हमारे इनिशिएटिव है, ओके। बाकी यहां पर बात की जा रही है काफी एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन,
3,21,000 के करीब अपील जो है वो पेंडिंग पड़ी है इंफॉर्मेशन कमीशन रिपोर्ट के हिसाब से बात करें। ये वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश, तो इनके ऊपर काम करना चाहिए। राइट टू इंफॉर्मेशन कमीशन जो है हमारे देश के अंदर में, तो ये इसीलिए लेकर आया गया था, जिसको आप लोग आरटीआई बोलते हो, ताकि जनता तक इंफॉर्मेशन पहुंचाई जा सके। पर लेकिन ये जाती नहीं है। आखिर इंफॉर्मेशन क्यों जानी चाहिए? क्योंकि आर्टिकल 21 का भी इस्तेमाल यहां पर करते हैं, आर्टिकल 19 का भी इस्तेमाल कहते हैं कि इंसान को अधिकार भी है, उसकी लाइफ तभी इंप्रूव होगी ताकि उसको इन्फॉर्मेशन मिले, और फ्रीडम भी है यहां पर इन्फॉर्मेशन लेने की। तो फंडामेंटल राइट को इंप्लीमेंट करने की बात यहां पर की गई। ठीक है, मतलब क्या होगा इसका सीधा मतलब ये कि जो आप लोग कर रहे हो काम यहां पर, ये जरूरी है इसको सिस्टमेटिक वे में किया जाए, क्योंकि लोग इन्फॉर्मेशन मांग तो रहे हैं पर लेकिन आप लोग इन्फॉर्मेशन दे नहीं रहे हो। तो याद रखिएगा आर्टिकल 19 मेन है यहां पर, आर्टिकल 19 का मेन का 1 कि इंसान को राइट है उसको इन्फॉर्मेशन मिले, और इसी को ध्यान में रखते हुए यहां पर इसके बारे में बात की गई थी। और इसी के चलते केस है यहां पर 1976 का, जो आप लोग याद रखिएगा। उस केस का नाम क्या है? राजनारायण वर्सेज स्टेट उत्तर प्रदेश का केस है, जिसमें यहां पर सुप्रीम कोर्ट में एक केस पहुंचा था और फंडामेंटल राइट बताया गया, राइट टू इन्फॉर्मेशन, आर्टिकल 19 के तहत में। ठीक है, और इंसान की लाइफ कब इंप्रूव होगी? जब उसको ये चीजों का पता चले, एक तरीके से जो भी वो पूछ रहा है उसकी लाइफ में उस हिसाब से वो डिसीजन ले पाएगा। तो इसलिए यहां पर ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोग याद रखिएगा। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो यहां पर हमारे देश के अंदर में, ये एक क्रांति के तरीके से देखा गया था कि लोगों को, जन जन को पता चलेगा कि सरकार क्या कर रही है, और उसी के हिसाब से वो चीजों को यूटिलाइज कर पाएंगे। तो बेसिक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है यहां पर ये। बाकी इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन जो भी है वो आप लोगों को यहां पर प्रोवाइड करा दी गई है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को दूंगा, इशू क्या क्या है, जैसे केसेस में डिले होना, नो पेनल्टी, वैकेंसी इसकी कोई फिल नहीं करता है, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं यहां पर इसके अंदर में। एक पर्टिकुलर बॉडी बनाई गई थी, वो उस तरीके से काम यहां पर नहीं कर रही है। तो सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा डेटा आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाता है, जो कि स्टैटिक है बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में। आज का डिस्कशन इतना ही है। इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। एक इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि आज जो था, आज टाइम नहीं मिल पाया था, मैं थोड़ा सा ट्रेवल कर रहा था, थोड़ा सा जो मैं बेसिकली ना जब पहुंचा वहां पे तो काफी लेट हो चुका था। तो जितना मैंने ये सारी चीजें प्रोवाइड कराई, कोशिश की है कि बेस्ट आप लोगों का करंट अफेयर आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाए स्टैटिक इन्फॉर्मेशन के साथ में। बाकी कुछ पोर्शन है जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस है और वोकैबुलरी है, वो वाला पोर्शन बनाने में टाइम लगता है, तो उतना टाइम यहाँ पर चीजों के लिए मिल नहीं पाया, तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। पर हाँ, कल से जो है आप लोगों का सिस्टमेटिक वे में चीजें चलेंगी, क्योंकि अभी चीजें जो हैं वो पूरी हो गई हैं, तो कल से आप लोगों को पूरा सही से प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग बेफिक्र रहेगा, क्योंकि एक ये भी है मंथली जो वीडियो आनी थी आप लोगों की, उसके ऊपर भी काम चला था, तो इसकी वजह से भी टाइम नहीं मिला थोड़ा। ठीक है, तो बेसिक मुद्दा ये भी है, तो वो भी आप लोग की प्रोवाइड कराई जाएगी, जिसके चलते थोड़ा सा बैलेंस बनाना पड़ता है ना फिर सारी चीजों में। तो जब टाइम होता है तो फिर मैनेज करना है उसको इसी तरीके से, तो थोड़ा सा आप लोग इसको देखेगा। ठीक है, तो कैसा लगा आज का डिस्कशन जरूर बताना। और बाकी अगर आप लोगों को लग रहा है कि एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और सीरियस होकर, तो एप्लीकेशन पर आप लोग विजिट कर सकते हैं। आप लोगों को यहाँ पर सारी क्लासेस देखने को मिल जाएंगी किसी भी एग्जाम की, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं। और आंसर राइटिंग के लिए आप लोग यहाँ पर कनेक्ट हो सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।